जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनरल स्टडीज ट्रिक्स में। साथियों, आज हम लोग 21 नवंबर 2023 के डेली करंट अफेयर्स का एनालिसिस करेंगे। ये न्यूज़ आप जानते हैं हमने द हिंदू, PIB, द इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिनट जैसे प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर से ली है, तो ऑथेंटिसिटी की कोई भी गुंजाइश नहीं बचती है। तो ज़्यादा समय ना ज़ाया करते हुए हम लोग जंप करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे साथियों। तो पहला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो अभी ये हाल ही में संपन्न किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स में। तो आपको ये बताना है इसकी थीम क्या थी, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक है, थीम क्वेश्चन क्या है आपके लिए, व्हाट इज द थीम ऑफ एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक है, और आपके ऑप्शन है साथियों, पहला ऑप्शन है क्वालिटी ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, सेकेंड ऑप्शन है क्रिएटिंग अ रिजिलियंट एंड सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल, थर्ड ऑप्शन है बिल्डिंग इंक्लूसिव इकोनॉमीज बिल्डिंग अ बेटर वर्ल्ड, और फोर्थ ऑप्शन है साथियों क्रिएटिंग अ न्यू डायनामिज्म फॉस्टरिंग अ शेयर्ड फ्यूचर। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से आपकी थीम कौन सी है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन से रिलेटेड। ठीक है साथियों, आपने चार ऑप्शन देख लिए। आशा करते हैं आपको इसका आंसर अगर पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो अभी पता चल जाएगा। इसका सही आंसर है क्रिएटिंग अ रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। ठीक है, क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट फ्यूचर फॉर ऑल। ठीक है, देख लेते हैं एपेक के बारे में, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन से रिलेटेड चीज़ें। तो ये कहाँ हुई है, ये सैन फ्रांसिस्को यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। ठीक है, याद रखना है कहाँ पे हुई है ये एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है, सैन फ्रांसिस्को शहर में, ये जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी इस बार की, तो क्रिएटिंग अ रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। ठीक है, क्रिएटिंग अ रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। और जो ये समिट कंक्लूड हुई है उसके अंदर जो डिक्लेरेशन साइन हुआ है उसका नाम है गोल्डन गेट डिक्लेरेशन। ठीक है, गोल्डन गेट डिक्लेरेशन, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो सकता है थीम से ना पूछ के आपसे ये पूछ ले गोल्डन गेट डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, तो आपको बताना है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन से रिलेटेड है। ये क्या करेगा, ये सस्टेनेबल इकोनॉमी को बिल्ड करेगा, रेजिलियंट इकोनॉमी को बिल्ड करेगा। क्या, गोल्डन गेट डिक्लेरेशन। ठीक है, गोल्डन गेट डिक्लेरेशन। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पे देखा कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन जो है उसका जो अभी समिट हुआ था कहाँ हुआ था, तो यूनाइटेड स्टेट्स में, सैन फ्रांसिस्को नगर में उसका यूनाइटेड स्टेट्स में समिट हुआ था एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन का। थीम क्या थी इसकी, थीम थी क्रिएटिंग अ रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल, और साइन क्या हुआ है, कंक्लूजन क्या निकला है, गोल्डन गेट डिक्लेरेशन। ठीक है, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये शुरुआत की ये तीन डायमेंशन है। अब हम कुछ बातें, कुछ बैकग्राउंड चीज़ें एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन से रिलेटेड देखेंगे और इंडिया में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन का रोल देखेंगे। ठीक है साथियों, तो यहाँ तक की बातें आई सपोज आपको क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे थीम क्या है, क्रिएटिंग अ रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। गोल्डन गेट डिक्लेरेशन जो है कंक्लूजन है, यहाँ पे जो कंक्लूजन हुआ था समिट का। और एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन कहाँ हुआ था साथियों, तो सैन फ्रांसिस्को यूनाइटेड स्टेट्स में संपन्न किया गया है। ठीक है साथियों, तीन इंपॉर्टेंट डायमेंशन हम लोग ने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि एपेक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन से रिलेटेड से ही होगा। ठीक है साथियों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। अब साथियों एक और क्वेश्चन है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन से रिलेटेड। तो अभी हम लोग ने इसकी थीम देखी थी, इसका हम लोग ने देखा था कहाँ पे, ये किस सिटी में, किस कंट्री में ये इसका समिट हुआ है, और इसका कंक्लूडिंग समिट देखा था कि कंक्लूडिंग समिट जो था गोल्डन गेट डिक्लेरेशन नाम से हुआ था। ठीक है, अब आपको ये बताना है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन का हेडक्वार्टर्स कहाँ है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे ज़रूर पूछा जाएगा कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन का हेडक्वार्टर्स कहाँ है। तो आपके ऑप्शन है साथियों, पहला ऑप्शन है चाइना, सेकेंड ऑप्शन है इंडोनेशिया, थर्ड ऑप्शन है सिंगापुर, और फोर्थ ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स में तो इस बार हुआ है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स में भी हम लोग ने देखा था सैन फ्रांसिस्को नगर में यूनाइटेड स्टेट्स के, वहाँ पे एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन समिट संपन्न हुई है, कंक्लूड हुई है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि हेडक्वार्टर्स क्या है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन का। तो साथियों इसका सही आंसर यूनाइटेड स्टेट्स नहीं है, इसका सही आंसर है सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर में इनका हेडक्वार्टर्स है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन का। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं और थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो एशिया पैसिफिक जो है एक रीजनल इकोनॉमिक फोरम है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए है, तो ये एक इकोनॉमिक फोरम है। ठीक है, और ये कब बना था, 1989 में बना था। ठीक है, 1989 में बना था,
और इसका काम क्या था? ऑब्वियसली काम यही था, बैलेंस्ड, इंक्लूसिव, सस्टेनेबल और इनोवेटिव सिक्योर ग्रोथ। ठीक है, इतना आपको ध्यान नहीं रखना है किस लिए बना था, क्योंकि ये तो समझ में आ ही रहा है, ऑब्जेक्टिव इसका इकोनॉमिक कोऑपरेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है कि 1989 में ये स्टैब्लिश हुआ था और परमानेंट सेक्रेटेरिएट जो है इसका सिंगापुर में है। ठीक है, परमानेंट सेक्रेटेरिएट जो है सिंगापुर में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कहाँ पे है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का परमानेंट सेक्रेटेरिएट, तो ये सिंगापुर में है। ठीक है, और इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं? तो मेंबर्स देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनोई, कनाडा, चिली, चाइना, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, फिलीपींस, रशिया, सिंगापुर, चाइनीज तैपेई, थाईलैंड, वियतनाम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया का जो है करेंटली ऑब्जर्वर स्टेटस है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि इंडिया भी पार्ट है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का, तो नहीं, इंडिया को सिर्फ अभी ऑब्जर्वर स्टेटस ही मिला है। ठीक है, यहाँ पे तीन चीज़ें हम लोग ने क्या देखी, तीन डायमेंशन क्या देखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सबसे पहले कि ये 1989 में बना था। ठीक है, 1989 में बना था। इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ है? तो सिंगापुर में इसका सेक्रेटेरिएट है। और इसके मेंबर्स कौन कौन से मेंबर्स देख लिया हम लोग ने। और इंडिया का क्या है? इंडिया का ऑब्जर्वर स्टेटस है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, यही फंसाने वाला अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गए तो आपको यहीं फंसाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं, सब लोग ध्यान दे लेंगे कि हाँ सिंगापुर में है, 1989 में बना था, अभी की समिट यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है और गोल्डन गेट डिक्लेरेशन इससे रिलेटेड है। पर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आता है कि इंडिया का स्टेटस क्या है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन में। ठीक है, तो इंडिया का जो है स्टेटस ऑब्जर्वर स्टेटस है, अभी वो परमानेंट मेंबर नहीं हुआ है। ठीक है, ऑब्जर्वर स्टेटस है अभी। ठीक है साथियों, आशा करते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, तीनों डायमेंशन क्लियर हुए होंगे। आप एक दो बार पढ़ेंगे तो जो पीछे हम लोग ने 3 डायमेंशन देखे थे और जो इसमें 3 डायमेंशन देखे हैं, आराम से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। अब साथियों यहाँ पे कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि इंडिया इतनी बड़ी थर्ड इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, तब भी इंडिया मेंबर नहीं है, तो क्या इसके कारण है या इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं ज़ाया होगा आपका, इससे नॉलेज ही आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इंडिया क्या था, इंडिया APEC को 1991 में ज्वाइन करना चाहता था। ठीक है, 1989 में फॉर्म हुआ था, हम लोग ने पीछे देखा 1989 में बना था। ठीक है, 1989 में बना था, तो इंडिया 1991 में ही इसे ज्वाइन करना था। ठीक है, क्योंकि तब क्या हुआ था, तब क्या हुआ कि लिबरलाइजेशन हो गया था। आपको पता होगा 1991 से 1993 तक जो LPG पीरियड था। ठीक है, LPG पीरियड था जब इंडियन इकोनॉमी लिबरलाइज, प्राइवेटाइज और ग्लोबलाइज हो रही थी। तो इसी दौरान क्या किया गया था कि ये सोचा गया था कि APEC का पार्ट हो जाया जाए, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन में जो है परमानेंट स्टेटस हासिल कर लिया जाए। लेकिन तब कुछ देश थे जो उनको लगता था कि जो इंडिया है उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, जिसके चलते जो है इसको APEC की मेंबरशिप नहीं दी जा सकती है। ठीक है, तो इसलिए रूल्स एंड कुछ ये बताया गया था कि इंडिया में अभी बहुत रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस हैं, जिसकी वजह से वो एक ओपन इकोनॉमी या एक सस्टेनेबल इकोनॉमी नहीं बन सकती है। इसलिए APEC में इंडिया को पूरी तरीके से मेंबर नहीं बनाया गया था, बस ऑब्जर्वर स्टेटस दे दिया गया था। ठीक है, और फिर क्या हुआ, फिर 1997 में ये डिसाइड किया गया कि APEC में कोई मेंबर नहीं ज्वाइन होगा, जबकि क्या होगा, जो भी एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेशन है APEC के, उन्हीं को पहले सुधारा जाएगा, उसके बाद जब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी फिर जाके नए मेंबर्स को इंप्रूव किया जाएगा। ठीक है, तो 1997 में ये हुआ कि एंट्री ही सबकी, सारी कंट्रीज़ की एंट्री बंद हो गई, कोई भी नई कंट्री इसको ज्वाइन नहीं कर सकता था। ठीक है, तो ये 2012 तक चला। ठीक है, फिर 2012 के बाद कुछ ये कोशिश ही नहीं हुई कि इंडिया को APEC का हिस्सा बनाया जाए, तो तब से ऐसे ही ऑब्जर्वर स्टेटस है इंडिया का। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन थी, इससे आपको कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाना चाहिए, फिर भी आपके लिए एक कॉन्टेक्स्ट था कि चीज़ें, ताकि इसमें याद रहे कि आपको अभी याद रहे कि इंडिया का अभी भी ऑब्जर्वर स्टेटस है, क्योंकि 1991 में अप्लाई किया गया था परमानेंट मेंबरशिप के लिए, तो वो रिजेक्ट कर दी गई थी, साइटिंग मेनी रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस इन इंडियन इकोनॉमी। उसके बाद 1997 में क्या हुआ था, सारे गेट बंद हो गए थे APEC के, किसी को नए मेंबर्स को इंक्लूड नहीं किया जा रहा था, जो कि चला 2012 तक। उसके बाद 2012 में के बाद कोई भी ऐसी कोशिश नहीं गई है जिसमें APEC जो है इस इंडिया को इंक्लूड करे, ऑब्जर्वर स्टेटस हटा के परमानेंट स्टेटस दे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हु वन दहन प्राइज फॉर पंजाबी लिटरेचर 2023 फॉर हर शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन टाइटल्ड बुक योन सह लाइंदी है। ठीक है, तो ये इनका कलेक्शन है स्टोरीज़ की, तो आपको बताना है दहन प्राइज़ किसको मिला है, दहन प्राइज़ किसको मिला है, पंजाबी लिटरेचर के लिए ये प्राइज़ दिया जाता है। ठीक है, दहन प्राइज़ किसको मिला है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है गुरप्रीत सिंह, सेकंड ऑप्शन है दीप्ति बबूता, थर्ड ऑप्शन है लखविंदर बख्शी,
और फोर्थ ऑप्शन है अनिरुद्ध आचार्य। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि दहन प्राइज़ किसको मिला है। ठीक है, दहन प्राइज़ फॉर पंजाबी लिटरेचर किसको मिला है। तो साथियों इसका सही आंसर है दीप्ति बबूता को। ठीक है, दीप्ति बबूता जो है पहली विमेन है, पहली फीमेल रिसिपिएंट है इस दहन प्राइज़ फॉर पंजाबी लिटरेचर की। ठीक है, शी इज़ द फर्स्ट वुमेन टू विन दहन प्राइज़। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दीप्ति बबूता जो है, दीप्ति बबूता, उनको दहन प्राइज़ मिला है फॉर पंजाबी लिटरेचर 2023। ठीक है, बहुत ही आसान है, कैसे याद रखेंगे, डी से दहन प्राइज़ है और डी से ही दीप्ति है। ठीक है, डी से ही दीप्ति है, दीप्ति बबूता। ठीक है, दीप्ति बबूता। और इनकी जो शॉर्ट स्टोरीज है उनका नाम है हंगर ब्रेथ्स लाइक दिस। ठीक है, मतलब जिसको पंजाबी में टाइटल दिया गया है बुक इयोन सह लैंदी है। ठीक है, बुक इयोन सह लैंदी है, ऐसे करके है इनका टाइटल। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, दहन प्राइज़ किसके लिए मिलता है, पंजाबी लिटरेचर के लिए मिलता है। और किसको मिला है, दीप्ति बबूता को। ठीक है, डी से दहन प्राइज़ और डी से ही दीप्ति बबूता। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको छोटा सा ये हैक समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कितने पेटेंट्स ग्रांट किए गए हैं इंडियन पेटेंट ऑफिस द्वारा 23-24 में। ठीक है, इस साल मतलब इंडियन पेटेंट ऑफिस ने कितने पेटेंट्स ग्रांट किए हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, तो एक लमसम डेटा है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये डेटा चीज़ें आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रही है, कई बार क्वेश्चन बेस्ड स्टेटमेंट बेस्ड फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो हमें तो फैक्चुअल चीज़ें भी ध्यान रखनी है और जो डेटा रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी ध्यान करना है, याद रखना है, ताकि क्या है, हमारी जो प्रिपरेशन है वो कॉम्प्रिहेंसिव हो। ठीक है, तो आपको बताना है कितने पेटेंट्स ग्रांट किए गए हैं 23-24 में। आपके ऑप्शन है साथियों 40,000, सेकेंड ऑप्शन है 50,000, थर्ड ऑप्शन है 55,000 और फोर्थ ऑप्शन है 60,000। तो आपको बताना है इनमें से कितने पेटेंट्स को ग्रांट दिया गया है इंडियन पेटेंट ऑफिस द्वारा 23-24 में। तो साथियों इसका सही आंसर है 40,000। ठीक है, ये अप्रॉक्स 40,000 है, एग्जैक्टली जो है 41,010 पेटेंट्स को ग्रांट मिला है। ठीक है, 41,010 पेटेंट्स को क्या किया गया है, ग्रांट दिया गया है 23-24 में। ठीक है, और ये जो था ये 2013-14 में ओनली 4227 पेटेंट्स वर ग्रांटेड। ठीक है, तो 4,000 से डायरेक्ट 40,000 लगभग पहुंच गया है। ठीक है, तो आपको अगर डिस्क्रिप्शन में अगर कभी डिस्क्रिप्टिव आंसर आपका मेन्स आंसर हो, उसमें आपको लिखना हो कि क्या क्या इंडिया के अचीवमेंट्स रहे हैं, मतलब अगर पेटेंट्स के उसमें देख लें तो आप बता दीजिएगा कि मतलब पहले 2013-14 में सिर्फ 4,000 तक के पेटेंट्स ग्रांट किए गए थे, वो बढ़ के 40,000 हो गए हैं 23-24 में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये डेटा भी ध्यान दीजिएगा, अराउंड 41,000 पेटेंट्स जो हैं ग्रांट किए गए हैं 23-24 में। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हाउ मेनी यूनिकॉर्न कंपनीज आर देयर इन इंडिया। ठीक है, यूनिकॉर्न कंपनीज कितनी हैं इंडिया में। ठीक है, यूनिकॉर्न स्टेटस तो ये है इंडिया का कि इंडिया जो है 3rd नंबर पे है। ठीक है, इंडिया कितने नंबर पे है, 3rd नंबर पे है। लेकिन आपको बताना है कितनी कंट्रीज़ हैं इंडिया में जो कि जिनको भी यूनिकॉर्न स्टेटस मिला हुआ है, आपको ये बताना है। ठीक है, और आपके ऑप्शन है साथियों, पहला ऑप्शन है 70, दूसरा ऑप्शन है 71, तीसरा ऑप्शन है 72 और चौथा ऑप्शन है 73। तो इनमें से कितनी कंपनीज हैं जिनको यूनिकॉर्न स्टेटस मिला है इंडिया में। तो साथियों इसका सही आंसर है 72। ठीक है, 72 कंट्रीज जो है इंडिया में उनको यूनिकॉर्न स्टेटस मिला है, जिसके बाद ये इंडिया की रैंकिंग 3rd हो गई है। ठीक है, इंडिया रैंक्स 3rd इन ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग्स विद 72 यूनिकॉर्न्स। ठीक है, 72 यूनिकॉर्न्स है। अभी हम लोग ने देखा कि 41,000 पेटेंट्स जो है ग्रांट किए गए हैं और 72 यूनिकॉर्न्स है। ठीक है, 72 यूनिकॉर्न्स है इंडिया में, ध्यान दीजिएगा कितनी है, 72 यूनिकॉर्न्स है। और पहली इंडियन कंपनी जो मार्क की थी ग्लोबल स्टेज पे कितनी थी, जिसका वैल्यूएशन वो थी बायजूस। ठीक है, तो बायजूस थी जो पहली यूनिकॉर्न बनी थी, जो कि 36 पोजीशन पे है विद अ नोट वर्दी वैल्यूएशन ऑफ 11.5 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, 11.5 बिलियन डॉलर्स के वैल्यूएशन पे जो इंडियन कंपनी है वो 36 पोजीशन पे है बायजूस की। ठीक है, बायजूस आप जानते हैं एस रविचंद्रन साहब की है। ठीक है, ये एडटेक है अच्छी, और इन्होंने 36 पोजीशन हासिल की है। ठीक है, वैसे इंडिया की रैंक है 3rd और इंडिया में जो यूनिकॉर्न्स का नंबर है वो है 72 और इंडिया की जो सबसे टॉप कंपनी है, जो टॉप यूनिकॉर्न है वो है बायजूस, जो कि ओवरऑल 36 पोजीशन पे है और उसका वैल्यूएशन क्या है 11.5 बिलियन। ठीक है, 11.5 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, और जो पूरी वैल्यूएशन है, क्यूमुलेटिव वैल्यूएशन इन यूनिकॉर्न्स की 72 यूनिकॉर्न्स की वो कितनी है, वो है 195 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, वो है 195 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं, आप देख लीजिएगा। सबसे पहले तो क्या है, इंडिया की रैंक कितनी है ग्लोबल यूनिकॉर्न
यूनिकॉर्न रैंकिंग्स में, तो वो थर्ड है, आपको पता होगा। ठीक है, कितने यूनिकॉर्न्स है? 72 यूनिकॉर्न्स है। इंडिया का कौन सा यूनिकॉर्न है जो कि अच्छी पोजीशन पे है? तो वो बाइजूस है जो कि 36 पोजीशन पे है। उनकी वैल्यूएशन है $11.5 बिलियन। और क्यूमुलेटिव वैल्यूएशन कितने हैं इंडिया की इंडिया की यूनिकॉर्न्स की? तो अराउंड $195 बिलियन। ठीक है, इसको आप डिस्क्रिप्टिव में ये डेटा आप यूज़ कर सकते हैं, अपने मेंस आंसर में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसका आंसर 72 है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नीति आयोग ने अभी हाल ही में 4 डिस्टिंग्विश फेलोज को इंक्लूड किया है। ठीक है, 4 नए डिस्टिंग्विश फेलोज को इंक्लूड किया है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो आपको बताना है वो 4 में से कौन नहीं है। ठीक है, वो 4 जो इंक्लूड किए गए हैं उनमें से कौन नहीं है जिसको नीति आयोग ने अपने रैंक में इंक्लूड किया है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। आपके ऑप्शन है साथियों, पहला ऑप्शन है प्रोफेसर अनूप सिंह, सेकंड ऑप्शन है डॉक्टर अजय चौधरी, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर ओपी अग्रवाल और फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर पूनम सिंह। तो इन चारों में से कौन है जिसको नीति आयोग ने नहीं इंक्लूड किया है डिस्टिंग्विश्ड फेलोज में? ठीक है, डिस्टिंग्विश्ड फेलोज में कौन नहीं है? ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर पूनम सिंह। ठीक है, डॉक्टर पूनम सिंह को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो हम लोग देख लेते हैं कौन है। तो नीति आयोग ने रिसेंटली ऐड किया है 4 नए डिस्टिंग्विश फेलोज को। किसको किसको? प्रोफेसर अनूप सिंह को, डॉक्टर ओपी अग्रवाल को, डॉक्टर अजय चौधरी साहब को और श्री वी लक्ष्मी कुमारन साहब को। ठीक है, लक्ष्मी कुमारन साहब को, अजय चौधरी साहब, लक्ष्मी कुमारन साहब, अनूप सिंह और ओपी अग्रवाल, इन चारों को इंक्लूड किया गया है क्योंकि ये इनकी एक्सपर्टीज़ है, इनका एक्सपीरियंस है जो कि कंट्रीब्यूट करेंगे सोशल इकोनॉमिक और टेक्निकल चैलेंजेस को फेस करने में। जो भी अपना देश तो सोशल इकोनॉमिक और टेक्निकल चैलेंज फेस कर रहा है उससे निपटने के लिए ये 4 प्रोफेसर्स को इंक्लूड किया गया है। कौन कौन? प्रोफेसर अनूप सिंह, डॉक्टर ओपी अग्रवाल, डॉक्टर अजय चौधरी और श्री वी लक्ष्मी कुमारन। ठीक है, इनमें से डॉक्टर पूनम सिंह नहीं है। ठीक है, ये तीनों हैं प्लस डॉक्टर वी लक्ष्मी कुमारन। ठीक है, वी लक्ष्मी कुमारन, श्री वी लक्ष्मी कुमारन जो है इनको इंक्लूड किया गया है। किसने इंक्लूड किया है? नीति आयोग ने। ठीक है, चारों नाम याद रखिएगा। ठीक है, चारों नाम याद रखिएगा। क्या क्या है? प्रोफेसर अनूप सिंह, डॉक्टर ओपी अग्रवाल, डॉक्टर अजय चौधरी और वी लक्ष्मी कुमारन साहब। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच फोर्ट विल हैव वैक्स स्टैचू ऑफ विराट कोहली? ठीक है, किस फोर्ट में, किस दुर्ग में या किस किले में जो है वैक्स स्टैचू लगेगी विराट कोहली की? ठीक है, विच फोर्ट विल हैव वैक्स स्टैचू ऑफ विराट कोहली? आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है कुंभलगढ़ फोर्ट, सेकंड ऑप्शन है चित्तौड़ फोर्ट, थर्ड ऑप्शन है मेवाड़ फोर्ट और फोर्थ ऑप्शन नाहरगढ़ फोर्ट। तो आपको बताना है कि कहाँ पे ये वैक्स स्टैचू जो है स्टैब्लिश की जाएगी, स्थापित की जाएगी विराट कोहली साहब की। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है नाहरगढ़ फोर्ट में। ठीक है, अभी ये क्या डिसाइड किया गया है? अभी डिसाइड किया गया है कि जो इंडिया में सेमीफाइनल विक्ट्री जीती थी, हालांकि फाइनल्स हार गए थे, कोई बात नहीं, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया था फिर भी इंडियन टीम ने, 10 के 10 मैच लगातार जीते थे। ऑब्वियसली उम्मीद बन जाती है, पर इतना अच्छा शो देने के लिए, हम लोग को इतनी अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप दिखाने के लिए बहुत बहुत बधाई टीम इंडिया को। वो थोड़ा सा अपना दिन खराब था, कभी कभी भगवान की चलती है, हम लोग की नहीं चल पाती है। तो खैर, जब इंडिया ने सेमीफाइनल में विक्ट्री हासिल की थी तब ये डिसाइड किया गया था कि विराट कोहली साहब की जो है वैक्स स्टैचू लगेगी जयपुर में कहाँ पे? नाहरगढ़ फोर्ट में। ठीक है, वैक्स स्टैचू कहाँ लगेगी? नाहरगढ़ फोर्ट में, जयपुर में नाहरगढ़ फोर्ट में। देखिए, इससे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि वैक्स स्टैचू कहाँ पे है, या तो आपसे ये पूछा जाएगा कि सिटी में है, या तो सिटी के फोर्ट में पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ने सिटी के फोर्ट वाला जो क्वेश्चन है वो तो डील कर लिया। ठीक है, नाहरगढ़ फोर्ट में इनकी वैक्स स्टैचू लगेगी। ठीक है, नाहरगढ़ फोर्ट कहाँ होगा? जयपुर में है। ठीक है, जयपुर में है, तो आपको ये भी याद रह जाएगा कि नाहरगढ़ फोर्ट जो है वो जयपुर में है। तो जो वैक्स स्टैचू है विराट कोहली साहब की, वो वैक्स म्यूजियम किस में लगेगी? जयपुर में, नाहरगढ़ फोर्ट में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नाहरगढ़ फोर्ट में जो है ये स्टैचू लगेगी। ठीक है, फिर भी अगर नहीं याद रहेगा तो आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, वैक्स कब कराएंगे? नहा के वैक्स कराएंगे। ठीक है, नहा के याद रखिएगा, नहा के वैक्स कराएंगे, तो नहा से याद रखिएगा नाहरगढ़ फोर्ट। ठीक है, वैक्स स्टैचू किसकी लगेगी? कोहली साहब की लगेगी। इसको याद करने में तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकते हैं खैर कि किसकी वैक्स स्टैचू लगेगी जयपुर में, तो आपको ये याद रखना है कि वैक्स स्टैचू लगेगी विराट कोहली साहब की। ठीक है, विराट वैक्स स्टैचू लगेगी, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, वैक्स स्टैचू जो होगी वो विराट होगी, बहुत बड़ी होगी, विराट होगी। ठीक है, और कैसे होगी? तो नहा के वैक्स कराएंगे। ठीक है, नहा के वैक्स कराएंगे, नहा से क्या याद रखेंगे? नाहरगढ़ फोर्ट में ये लगेगी। और नाहरगढ़ फोर्ट कहाँ है साथियों? जयपुर में है। ठीक है, तो याद रखेंगे वैक्स की विराट
स्टैचू, ठीक है, वैक्स की विराट स्टैचू कैसे होगी, नहा के स्थापित होगी, ठीक है, नहा के, नहा से क्या है साथियों, नाहरगढ़ है साथियों, नहा से क्या है, नाहरगढ़ फोर्ट में लगेगी, वैक्स से क्या है, वैक्स स्टैचू, और किसकी होगी, विराट की होगी, विराट कोहली साहब की होगी, ठीक है, इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है अभी वर्ल्ड कप में। अभी हम लोग आगे ये सब चीज़ देखेंगे, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इनमें से कौन सी सिटीज़ हैं जिनको कॉन्डे नेस्ट ट्रैवलर की लिस्ट में सबसे बेहतरीन स्थान दिया गया है टू विजिट इन एशिया इन 2024, ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ हैज़ अर्न अ प्रेस्टिजियस स्पॉट ऑन कॉन्डेज लिस्ट, कॉन्डेज नेस्ट ट्रैवलर लिस्ट ऑफ बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन एशिया इन 2024। तो कॉन्डे नेस्ट ट्रैवलर लिस्ट के अनुसार कौन सी सबसे बेहतरीन जगह है एशिया में विजिट करने के लिए 2024 में, ठीक है साथियों। क्वेश्चन समझ में आया ना, कॉन्डे नेस्ट ट्रैवलर की लिस्ट में सबसे बढ़िया स्थान, सबसे बढ़िया जगह कौन सी है जाने के लिए, विजिट करने के लिए 2024 में, ठीक है साथियों। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है गोवा, सेकेंड ऑप्शन है कोची, थर्ड ऑप्शन है वायनाड, और फोर्थ ऑप्शन है चेन्नई। तो इनमें से कौन सी वो जगह है जो कि बेस्ट प्लेस है विजिट करने के लिए एज पर कॉन्डे नेस्ट ट्रैवलर्स लिस्ट। तो साथियों आपको याद रखना है ये कोची है, ठीक है, ये कोची है, ठीक है, कोची जो एक वाइब्रेंट सिटी है, उनको ये कॉन्डे नेस्ट ट्रैवलर प्रेस्टिजियस लिस्ट के अनुसार कोची जो है बेस्ट प्लेस टू विजिट है इन एशिया, ठीक है, एशिया में बेस्ट सिटी है 2024 में ट्रैवल करने के लिए। तो कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे CO है, बस आप याद रखिएगा ये जो लिस्ट का नाम है ये कॉन्डे है, KONDA है, ठीक है, KONDA है, ठीक है, KONDE, कॉन्डे ट्रैवलर लिस्ट, ठीक है, कॉन्डे ट्रैवलर लिस्ट। तो KO से याद रखिएगा कोची, ठीक है, तो कोची जो है बेस्ट प्लेस है विजिट करने के लिए 2024 में, ठीक है, किसके अनुसार, कॉन्डे नेस्ट ट्रैवलर लिस्ट के अनुसार, ठीक है। कॉन्डे की स्पेलिंग क्या है, KONDE, तो KO से कोची है, तो हम लोग आराम से बिना किसी तकलीफ के ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो बिल्कुल ट्रिक लगा के आराम से कर लेंगे, ठीक है। वैसे अगर आप एक दो बार पढ़ लेंगे तो ऐसे ही याद हो जाएगा, फिर भी अगर वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है तो बस याद रखिएगा कॉन्डे की लिस्ट जो है, इनके जो नेस्ट ट्रैवलर लिस्ट का नाम है कॉन्डे नाम है, KONDA है, ना कि CONDA है, ठीक है। हमने अपनी सहूलियत से थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया, रिजल्ट वही आना है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग ने नाम चेंज कर दिया और इसको KO रख दिया ताकि हमको याद रहे KO से जो भी है वही लिस्ट में वही बेस्ट प्लेस होगी विजिट करने के लिए, और KO से क्या है, कोची है, याद रखिएगा कोलकाता नहीं है, कोची है, ठीक है, KO से कोची, ठीक है, कोची, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए, हु इज़ बीइंग क्राउंड एज मिस यूनिवर्स 2023, ठीक है, तो मिस यूनिवर्स 2023 किसको दिया गया है, किसको इस प्राइज से नवाजा गया है, इस प्राइज से सम्मानित किया गया है, मिस यूनिवर्स 2023 आपको ये बताना है, ठीक है। और आपके ऑप्शन है साथियों, पहला ऑप्शन है शेनिस पैलिकोस, सेकेंड ऑप्शन है एनाटोनिया पोर्सलिड, थर्ड ऑप्शन है मोराया विल्सन, और फोर्थ ऑप्शन है श्वेता शारदा, ठीक है। फिर से एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, शेनिस पैलिकोस फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है एनाटोनिया पोर्सलिड, थर्ड ऑप्शन है मोराया विल्सन, और फोर्थ ऑप्शन है साथियों श्वेता शारदा, ठीक है, श्वेता शारदा, ठीक है। इनमें से आपको बताना है मिस यूनिवर्स 2023 किसको नवाजा गया है, किसको सम्मानित किया गया है, किसको क्राउन किया गया है मिस यूनिवर्स 2023 के लिए। तो साथियों इसका सही आंसर है शेनिस पैलिकोस, ठीक है, पहला जो ऑप्शन है शेनिस पैलिकोस वही सही आंसर है। और फर्स्ट रनरअप कौन है, एनाटोनिया पोर्सलिड, सेकेंड रनरअप कौन है, मोराया विल्सन, और इंडिया की जो पार्टिसिपेंट रही है उनका नाम है श्वेता शारदा, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों ये जो है ये रनर अप्स हैं, ठीक है, ये विनर है, ये फर्स्ट रनर अप है, और ये सेकंड रनर अप है, ये इंडिया की पार्टिसिपेंट है, ठीक है। चार नाम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं इस डायमेंशन में, तो हम लोग ने ये चारों नाम कवर किए हैं, ठीक है। पहले सबसे पहले कौन है, शेनाइस पैलिकोस, ये कहाँ से आती हैं, ये निकारागुआ से आती हैं, ठीक है, निकारागुआ से आती है, ठीक है, निकारागुआ की हैं, ठीक है, निकारागुआ जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, ठीक है, निकारागुआ की शेनिस पैलिकोस जो है इनको मिस यूनिवर्स का ताज मिला है, ठीक है। फिर कहाँ, फिर सेकंड में क्या है, सेकंड फर्स्ट रनर अप कौन है, तो एनाटोनिया पोर्सलिड जो कि है थाईलैंड की, ठीक है, इन्होंने फर्स्ट रनर अप है, ये फर्स्ट रनर अप है। और ऑस्ट्रेलिया की मोराया विल्सन जो है ये सेकंड रनर अप है, ठीक है। और इंडिया की जो श्वेता शारदा है वो टॉप 20 में थी पर टॉप 10 में नहीं आ पाई, ठीक है, श्वेता शारदा जो थी टॉप 20 में थी पर टॉप 10 में नहीं आ पाई, ठीक है। तो याद रखिएगा यूनिवर्स से याद रखिएगा शाम, ठीक है, SHAM, शाम, ठीक है,
शाम को यूनिवर्स, याद यूनिवर्स से जैसा आप जब भी आपसे पूछा जाए कि यूनिवर्स से रिलेटेड कुछ चीज़ पूछी जाए इस संदर्भ में, तो आप याद रखिएगा यूनिवर्स और शाम, ठीक है। यूनिवर्स के जो विनर्स हैं वो शाम को मिलेंगे, ठीक है। यूनिवर्स के जो विनर्स हैं वो शाम को मिलेंगे, ठीक है, शाम को मिलेंगे। रुकिए हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ताकि जो ट्रिक बताने जा रहे हैं आपको उससे आपको आसानी हो जाए तीनों का नाम याद करने में, तीनों की नेशनैलिटी याद करने में, ठीक है। कोई भी डायमेंशन हम लोग को नहीं छोड़ना है, ठीक है, तो याद रखना है, ठीक है। तो इसमें पहले आप याद रखिएगा शाम, ठीक है। एस जो विनर्स होंगे यूनिवर्स मिस यूनिवर्स के वो शाम को मिलेंगे, ठीक है। शाम को मिस यूनिवर्स के जो विनर्स है वो मिलेंगे शाम से। एसएच से याद रखिएगा शेनाइस पेल्कोइस जो नंबर 1 पे हैं, जो निकारगुआ की हैं, ठीक है। ए से याद रखिएगा एनाटोनिया पोर्सलेड और एम से याद रखिएगा मोराया विल्सन, ठीक है। ये हो गया शाम को, ठीक है। शाम को कौन मिलेगा? मिस यूनिवर्स वाले विनर्स मिलेंगे शाम से, याद रखिएगा। एस से क्या है? एसएच से क्या है? शेनानिस पेल्कोइस, ठीक है, शेनानिस पेल्कोइस। ए से क्या है? एनाटोनिया पोर्सलेड और एम से क्या है? मोराया विल्सन, ठीक है, मोराया विल्सन। श्वेता शारदा तो आपको याद रहेगा, श्वेता शारदा जो है इस बार की इंडियन पार्टिसिपेंट है, ठीक है, इंडियन पार्टिसिपेंट है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने नाम देख लिया। अब इनकी नेशनैलिटी कैसे देखेंगे? तो ये शी जो है ये कार से चलती है, ठीक है, ये शी जो है कार से चलती है, ठीक है। ये जो पहली शी है ये कार से चलती है, ठीक है, ये कार से चलती है। तो कार से याद रखेंगे निकारागुआ, ठीक है, कार से क्या याद रखेंगे? निकारागुआ, ठीक है, कार से याद रखेंगे निकारा, ठीक है, कार से याद रखेंगे निकारा, ठीक है, कार से क्या याद रखेंगे? निकारा। और नेक्स्ट है साथियों, यहाँ पे इनकी नेशनैलिटी हो गई निकारागुआ, ठीक है। अनतोनिया पोर्सलेट से क्या याद रखेंगे? यहाँ पे आप देख रहे हैं एन, ठीक है, ये अन्न है, अन्न मतलब भोजन, ठीक है। हम लोग भोजन कहाँ करते हैं? भोजन हम लोग थाली में करते हैं, ठीक है, थाली में करते हैं भोजन, ठीक है। भोजन कहाँ करते हैं? थाली में करते हैं, ठीक है। तो थाली से याद रखिएगा थाईलैंड, ठीक है। ये कहाँ की है? ये थाईलैंड की है। शी किस में जाती है? शी कार में जाती है, कार से निकारागुआ, ठीक है, कार से कारागुआ निकारागुआ, ठीक है। अन्न किस में होता है? अन्न थाली में होता है, तो ये अनतोनिया पोर्सलेट जो है ये थाईलैंड की है। फिर मोराया विल्सन, ठीक है, सन से याद रखिएगा आलिया का सन, ठीक है, आलिया का सन, ठीक है। आलिया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया लास्ट में है ना आलिया, तो याद रखिएगा आलिया का सन, ठीक है, आलिया का सन। तो मोराया विल्सन जो है ऑस्ट्रेलिया से है, ठीक है, और श्वेता शारदा तो वहीं है इंडिया से, ठीक है। और ये साथियों ये कॉन्टेस्ट कहाँ हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एल सल्वाडोर में हुआ था, ठीक है, एल सल्वाडोर में हुआ था, ठीक है, एल सल्वाडोर में हुआ था, ठीक है। तो मिस यूनिवर्स कहाँ हुआ था? डोर पे हुआ था, याद रखिएगा। मिस यूनिवर्स का जो कॉन्टेस्ट है वो कहाँ पे हुआ था? तो वो डोर में हुआ था। तो डोर से याद रखिएगा एल सल्वाडोर, इक्वाडोर से कंफ्यूज नहीं होना है, एल सल्वाडोर याद रखना है, ठीक है, एल सल्वाडोर, ठीक है। तो ये यूनिवर्स कहाँ पे हुआ था? मिस यूनिवर्स का कॉन्टेस्ट कहाँ पे हुआ था? तो डोर में हुआ था, ठीक है, डोर पे हुआ था, डोर से याद रखेंगे एल सल्वाडोर। फिर क्या है? मिस यूनिवर्स के जो विजेता है वो शाम को मिलेंगे। शाम से हम लोग ने क्या देखा? तीनों रैंकिंग देख ली। एस नंबर कौन है? एस से हैं शेनिस पेल्कोइस जो नंबर 1 पे हैं, जिनको खिताब मिला है। ए से कौन है? फर्स्ट रनर अप एनाटोनिया पोर्सलेड। थर्ड पे कौन है? सेकंड रनर अप कौन है? मतलब मोराया विल्सन। इंडिया की पार्टिसिपेंट कौन है? श्वेता शारदा, ठीक है, श्वेता शारदा। और अब इन लोग की नेशनैलिटी कैसे देखी है हम लोग ने? शी किस में ट्रैवल करती है? शी कार में ट्रैवल करती है, तो निकारागुआ, कारागुआ, निकारागुआ, ठीक है। अन्न कहाँ पे होता है साथियों? अन्न थाली में होता है, तो अन्न जो है थाईलैंड में है, ठीक है। विल्सन से याद रखेंगे सन कहाँ, किसका सन? तो आलिया का सन, ठीक है, आलिया का सन, तो मोराया विल्सन, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। एक बार आप फिर से देखिएगा तो आपको एकदम अच्छे से ये ट्रिक समझ में आ जाएगी, ठीक है। और मिस यूनिवर्स कहाँ पे हुआ है? तो डोर पे हुआ है, डोर से याद रखेंगे एल सल्वाडोर, ना कि इक्वाडोर, ध्यान दीजिएगा, एल सल्वाडोर, ठीक है साथियों। यहाँ पे हम लोगों ने सारी चीज़ें याद कर ली। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, रिसेंटली बीएन गोस्वामी पास अवे एट 90। तो आपको बताना है बीएन गोस्वामी साहब किससे रिलेटेड थे, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है आर्ट हिस्टोरियन थे, सेकंड ऑप्शन है फूड हिस्टोरियन थे, थर्ड ऑप्शन है स्पोर्ट हिस्टोरियन थे, और लास्ट ऑप्शन है लिंग्विस्टिक हिस्टोरियन थे। तो इनमें से वो कौन हिस्टोरियन थे जो बीएन गोस्वामी साहब थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। तो साथियों इसका सही आंसर है वो आर्ट हिस्टोरियन थे, ठीक है, आर्ट हिस्टोरियन थे बीएन गोस्वामी साहब, ठीक है। बीएन गोस्वामी साहब क्या थे? आर्ट हिस्टोरियन थे, ठीक है, आर्ट हिस्टोरियन थे, ठीक है। आर्ट से रिलेटेड, आर्ट की हिस्ट्री में वो पूरा अपना काम था उनका, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी टॉप द लिस्ट ऑफ विमेन लेड स्टार्टअप्स। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है फीमेल लेड या विमेन लेड स्टार्टअप्स हैं वो किस सिटी में है, आपको ये बताना है। ठीक है, कि सबसे ज़्यादा जो विमेन लेड स्टार्टअप्स हैं, विमेन द्वारा विमेन द्वारा चलाए गए, विमेन द्वारा लीड लिए गए स्टार्टअप्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा किस शहर में है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है बेंगलुरु, सेकेंड ऑप्शन है मुंबई, थर्ड ऑप्शन है दिल्ली और फोर्थ ऑप्शन है नोएडा। ठीक है, इन चारों में से सबसे ज़्यादा विमेन लेड स्टार्टअप्स कहाँ हैं, आपको ये बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर है बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु के बाद मुंबई में है, मुंबई के बाद दिल्ली में है और दिल्ली के बाद नोएडा में। ठीक है, ये तो ये चारों ये लाइन से लगाए गए हैं। ठीक है, तो बेंगलुरु में कितने हैं स्टार्टअप, 1783 स्टार्टअप्स हैं। किसके अनुसार, ट्रैक्सन एक डेटा कलेक्शन कंपनी है, उनके अनुसार, जो ट्रैक्सन के अनुसार बेंगलुरु जो है वो सबसे ज़्यादा विमेन लेड स्टार्टअप्स को होल्ड करती है, होस्ट करती है। ठीक है, विथ 1783 वेंचर्स। ठीक है, फॉलोड बाय मुंबई एंड दिल्ली एंड नोएडा। ठीक है, तो ये चारों जो हैं सबसे ज़्यादा पे हैं। कौन सी, बेंगलुरु, मुंबई, नोएडा। ठीक है, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, नोएडा। ठीक है, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, नोएडा। ठीक है, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, नोएडा। ठीक है, याद करने की कोशिश करिएगा, एक बार 2-3 बार करेंगे याद हो जाएगा। बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, नोएडा। ठीक है, अगर आप ऐसे मैप देखेंगे तो सबसे पहले याद रखिएगा यहाँ पे बैंगलोर आता है, फिर ऊपर चले तो मुंबई आ गया, फिर ऊपर गए तो दिल्ली आ गया। ठीक है, ऐसे याद रख लेंगे। ठीक है, यहाँ से बैंगलोर से निकले ऊपर गए, नॉर्थ में गए तो मुंबई आ गया, मुंबई से ऊपर और गए तो दिल्ली आ गया। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। मैप आप जानते हैं, इतना तो मैप आपको पता ही होगा इंडिया का। तो सबसे पहले स्टार्ट करिएगा बेंगलुरु से। ठीक है, फिर यहाँ पे आएंगे मुंबई और फिर यहाँ पे आएंगे दिल्ली। ठीक है, BMD अगर याद कर सकते तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, BMD, बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली। ठीक है, बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी और या ये मैप वाली चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अभी प्रेसिडेंट कलर्स का अवार्ड दिया जाना है, तो आपको बताना है किसको प्रेसिडेंट कलर्स का अवार्ड मिलेगा मार्किंग इट्स प्लैटिनम जुबली ईयर। तो प्लैटिनम जुबली ईयर पे किसको प्रेसिडेंट कलर का अवार्ड दिया जाएगा, आपको ये बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सेकेंड ऑप्शन है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, थर्ड ऑप्शन है DRDO और फोर्थ ऑप्शन है आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो आपको बताना है प्रेसिडेंट कलर्स किसको दिया जाएगा। तो साथियों इसका सही आंसर है आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो 1 दिसंबर को जो है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो देंगी, कन्फर करेंगी प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट कलर टू आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज। ठीक है, मार्किंग इट्स प्लैटिनम जुबली ईयर। ठीक है, तो ध्यान देना है प्लैटिनम जुबली ईयर पे प्रेसिडेंट कलर किसको मिलेगा, तो आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज को मिलेगा। ठीक है, आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज को मिलेगा। ठीक है, आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज को ये मिलेगा, ध्यान दीजिएगा किसको मिलेगा, आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज को। ठीक है, आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर्स दिया जाएगा मार्किंग इट्स प्लैटिनम जुबली ईयर। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, उस कार्गो शिप का नाम बताइए जो अभी हाल ही में हाईजैक कर लिया गया था यमन के हाउथी रिबेल्स द्वारा, जो कि टर्की से इंडिया आ रहा था। ठीक है, एक कार्गो शिप था जो टर्की से इंडिया आ रहा था, पर उसको हाईजैक कर लिया गया है यमन के हाउथी रिबेल्स द्वारा। तो आपको बताना है वो कौन सा कार्गो शिप है, उस कार्गो शिप का नाम क्या है। तो साथियों आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है ओशन जिवेल, सेकेंड ऑप्शन है लेवियाथन, थर्ड ऑप्शन है सी जायंट और फोर्थ ऑप्शन है गैलेक्सी लीडर। इन चारों में से वो कौन सा कार्गो शिप था जो कि टर्की से इंडिया आ रहा था लेकिन हाईजैक कर लिया गया हाउथी रिबेल्स द्वारा। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है गैलेक्सी लीडर। ठीक है, गैलेक्सी लीडर जो है कार्गो शिप था जो कि एन रूट था, रास्ते में था फ्रॉम टर्की टू इंडिया, जब हाईजैक कर लिया गया था यमन के हाउथी रिबेल्स द्वारा। ठीक है, यमन के हाउथी रिबेल्स द्वारा ये क्या किया गया था, हाईजैक कर लिया गया है, ये इंडिया आ रहा था टर्की से। ठीक है, इसका नाम क्या है, गैलेक्सी लीडर। ठीक है, गैलेक्सी लीडर याद रखिएगा, गैलेक्सी लीडर। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, हाईजैक कौन होगा, तो लीडर को हाईजैक किया जाएगा। ठीक है, किसी बड़े आदमी को, लीडर को ही हाईजैक किया जाता है। ऐसे मतलब जो डेजिग्नेशन जिनकी कम रहती है उनको हाईजैक करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो हाईजैक किसको किया जाता है, लीडर को किया जाता है। तो याद रखिएगा लीडर को हाईजैक किया गया है। ठीक है, और याद रखिएगा ये कहाँ से आ रहा था, तो ये टर्की से इंडिया आ रहा था। ठीक है, टर्की से कहाँ आ रहा था, इंडिया आ रहा था, तभी इन्होंने किसने किया है, यमन के हाउथी रिबेल्स ने। ठीक है, हाउथी रिबेल्स ने, यमन के हाउथी रिबेल्स जो हैं उन्होंने टर्की से इंडिया आने वाले गैलेक्सी लीडर को हाईजैक कर लिया था। ठीक है,
किसको हाईजैक किया है, तो लीडर को हाईजैक किया है। लीडर मतलब गैलेक्सी लीडर, ठीक है। आराम से आप ये लीडर का नाम याद रख लेंगे, क्योंकि हाईजैक जो किया जाता है किसको किया जाता है, तो वो लीडर को किया जाता है, तो उसका नाम जो है गैलेक्सी लीडर होगा, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, संजय गद्वी जी की अभी निधन हो गया है 56 एज में। तो आपको बताना है किससे एसोसिएटेड थे, ठीक है। संजय गद्वी पास अवे एट द एज ऑफ 56 ड्यू टू हार्ट अटैक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ही एसोसिएटेड विद। तो वो किससे एसोसिएटेड है, आपको ये बताना है किस फील्ड से एसोसिएटेड है संजय गद्वी साहब, ठीक है। पहला ऑप्शन है साथियों फिल्म्स, सेकेंड ऑप्शन है लिटरेचर, थर्ड ऑप्शन है स्पोर्ट्स और फोर्थ ऑप्शन है पॉलिटिक्स, ठीक है। इन चारों में से किस डायरेक्शन में या किस क्या कहते हैं, मतलब किस फील्ड में संजय गद्वी साहब का योगदान था, कंट्रीब्यूशन था, या किससे वो एसोसिएटेड थे, ठीक है। तो साथियों इसका सही आंसर है वो फिल्म से एसोसिएटेड थे, और धूम 2 उन्होंने डायरेक्ट की थी, ठीक है। संजय गद्वी ने धूम 2 डायरेक्ट की थी, ठीक है। तो आप याद रखिएगा ये फिल्म से रिलेटेड थे संजय गद्वी साहब, ठीक है। संजय गद्वी साहब धूम 2 से रिलेटेड थे, धूम से रिलेटेड थे, ठीक है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किसको स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर कंट्रीब्यूशन टू भारतीय सिनेमा का अवार्ड दिया गया है 54th इंडियन फिल्म फेस्टिवल में, ठीक है। तो स्पेशल हु वाज अवार्डेड विद स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर कंट्रीब्यूशन टू भारतीय सिनेमा एट 54th IFFI इन पणजी गोवा, ठीक है। तो किसको 54th IFFI में स्पेशल रिकॉग्निशन दिया गया है फॉर कंट्रीब्यूशन टू भारतीय सिनेमा, ठीक है। तो साथियों आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है अक्षय कुमार, सेकेंड ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, थर्ड ऑप्शन है कंगना रनौत, और फोर्थ ऑप्शन है साथियों माधुरी दीक्षित, ठीक है। तो माधुरी दीक्षित जी को जो ये दिया गया है ये वाला अवार्ड स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर कंट्रीब्यूशन टू भारतीय सिनेमा, ठीक है। माधुरी दीक्षित इज अवार्डेड स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर कंट्रीब्यूशन टू भारतीय सिनेमा एट 54th IFFI इन पणजी गोवा, ठीक है। तो याद रखना है कि जो भी कंट्रीब्यूट करेगा भारतीय सिनेमा को वो मैट तो नहीं होगा, तो मैट से क्या याद रखेंगे, मैट से याद रखेंगे माधुरी, MADN के नाम में। तो ऐसे हम लोग जोड़ के काम बना लेंगे अपना, ठीक है। माधुरी दीक्षित, ठीक है। माधुरी दीक्षित जो भी कंट्रीब्यूट करेगा भारतीय सिनेमा में वो मैट तो नहीं होगा, ठीक है। तो मैट तो नहीं होगा, तो मैट से याद रखेंगे भारतीय माधुरी दीक्षित जी को ये अवार्ड मिला है 54th IFFI में, जो कि पणजी गोवा में की जा रही है, होस्ट किया जा रहा है, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हु इज अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SBI अंटिल November 30, 2025, ठीक है। तो किसको SBI का MD बनाया गया है अंटिल November 30, 2025, ठीक है। तो 2025 तक के लिए किसको अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SBI, ठीक है। सिंपल सा डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है साथियों, पहला ऑप्शन है विनय टोनसे, सेकेंड ऑप्शन है स्वामीनाथन जानकी रमन, थर्ड ऑप्शन है तरुण घोष, और फोर्थ ऑप्शन है प्रीतम नारायण, ठीक है। इन चारों में से किसको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है SBI का, तो साथियों इसका सही आंसर है विनय टोन्स, ठीक है। विनय टोन्स जो है नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं SBI के, और ये कब तक रहेंगे, तो ये 2025 तक रहेंगे। इनके पहले कौन था, तो इनके पहले थे स्वामीनाथन जानकी रमन, ठीक है। स्वामीनाथन जानकी रमन, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, तो जो भी MD बनेगा ना SBI का वो विन करेगा, ठीक है। वो विन करेगा, ठीक है। वो विन करेगा, जीत जाएगा, ठीक है। जो भी MD बनेगा, बहुत बड़ी बात है MD बनना SBI का, वो भी तो बहुत बड़ी बात है। तो याद रखेंगे जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर होगा SBI का वो विन कर जाएगा, ठीक है। वो जीत जाएगा, विन से याद रखेंगे विनय, ठीक है। विन करेगा कौन, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SBI, ठीक है। विनय टोन्स, ठीक है। विनय टोन्स ऐसे याद रखेंगे, विनय टोन्स, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SBI क्या होगा, विन करेगा, ठीक है। विन कर जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा जीत जाएगा, ठीक है। तो विनय टोन्स, और इन्होंने किसको सक्सीड किया है, तो स्वामीनाथन जानकी रमन साहब को सक्सीड किया है, ठीक है। जो कि अब डिप्टी गवर्नर RBI के हैं, ठीक है। स्वामीनाथन जानकी रमन, ठीक है साथियों। तो मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बना है, जो कि विन किया है, विन से क्या है विनय टोन्स, ठीक है। विनय टोन्स, ठीक है। विनय टोन्स, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच सिटी विल होस्ट 11th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट, ठीक है। इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट कौन सी सिटी होस्ट करेगी, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है अमरावती, सेकेंड ऑप्शन है शिलोंग, थर्ड ऑप्शन है लखनऊ, और फोर्थ ऑप्शन है चंडीगढ़। इन चार सिटीज़ में से कौन होस्ट करेगा इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट,
ठीक है। तो साथियों इसका सही आंसर है शिलोंग, ठीक है। शिलोंग किसकी कैपिटल है? मेघालय की कैपिटल है। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट जो सेलिब्रेट किया जाएगा, होस्ट किया जाएगा, वो शिलोंग में होस्ट किया जाएगा फ्रॉम नवंबर 21 टू नवंबर 23 ठीक है। तो कहाँ होस्ट किया जाएगा? शिलोंग में होस्ट किया जाएगा, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? तो टूरिज्म जो होगा वो लॉन्ग होगा, ठीक है, लॉन्ग टूरिज्म होगा, ठीक है। टूर पे हम लोग जाते हैं तो लंबे लंबे टूर्स के लिए जाते हैं, ऐसे 1-2 दिन के लिए थोड़े जाते हैं, 1 हफ्ता, 15 दिन, 10 दिन इतने के लिए जाते हैं। तो ऐसे याद रखना है कि टूरिज्म जो होगा वो लॉन्ग होगा, तो लॉन्ग से याद रखेंगे शिलोंग, ठीक है। लॉन्ग से क्या याद रखेंगे? शिलोंग, ठीक है। छोटी सी ट्रिक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। फिर से देख लीजिए, टूरिज्म क्या होगा? टूरिज्म हमेशा लॉन्ग होगा, ठीक है, लॉन्ग टूरिज्म, ठीक है, लॉन्ग टूरिज्म। तो लॉन्ग से क्या याद रखेंगे? शिलोंग, ठीक है, लॉन्ग से क्या याद रखेंगे साथियों? शिलोंग, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच हैज़ अनाउंस्ड अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद HDFC लाइफ, ठीक है। HDFC लाइफ के साथ किसने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है, आपको ये बताना है, ठीक है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है शिवालिक बैंक, सेकेंड ऑप्शन है येस बैंक, थर्ड ऑप्शन है कर्नाटका बैंक और फोर्थ ऑप्शन है कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। तो याद रखिए आप, ये इसका सही आंसर है कर्नाटक बैंक, ठीक है। कर्नाटक बैंक ने जो है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है HDFC लाइफ के साथ, जो कि एक इंश्योरेंस प्रोवाइडर है, ठीक है। कर्नाटका बैंक ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? HDFC लाइफ के साथ, ठीक है, HDFC लाइफ के साथ, ठीक है, ठीक है, HDFC लाइफ के साथ ये पार्टनरशिप की है, ठीक है। तो याद रखिएगा, HD में क्या है? इंश्योरेंस अटका है, ठीक है, HD में इंश्योरेंस अटका है। छोटी सी ट्रिक है, अगर आप भूल जाएं वहाँ पे एग्जाम में तो याद रहे, ठीक है। HD में इंश्योरेंस अटका है, ठीक है, अटका है, ठीक है। HD से याद रखेंगे HDFC लाइफ, इंश्योरेंस याद रखेंगे ये इंश्योरेंस के लिए काम किया जा रहा है, कोलैबोरेशन या स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की जा रही है। और अटका से याद रखेंगे कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका, ये देखिए अटका है ना लास्ट में, अटका, कर्नाटका, ठीक है। तो HD में इंश्योरेंस अटका है, ठीक है। HD से क्या है? HDFC लाइफ है। इंश्योरेंस से क्या है? इंश्योरेंस प्रोविजंस के लिए स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की गई है। और अटका से क्या है साथियों? कर्नाटका बैंक, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच स्टेट रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ ज्ञानोदय एक्सप्रेस। तो ज्ञानोदय एक्सप्रेस को किसने अभी किस स्टेट ने अभी हाल ही में फ्लैग ऑफ किया है, रवाना किया है? किसको? ज्ञानोदय एक्सप्रेस को, ठीक है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है उड़ीसा, सेकेंड ऑप्शन है बिहार, थर्ड ऑप्शन है केरला और फोर्थ ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर। तो इसमें से किसने ज्ञानोदय एक्सप्रेस को फ्लैग ऑफ किया है, रवाना किया है, आपको ये बताना है साथियों। आपके ऑप्शंस देख लिए हमने, उड़ीसा, बिहार, केरला और जम्मू कश्मीर, और इसका सही आंसर है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर जो है जम्मू कश्मीर ने ज्ञानोदय एक्सप्रेस को रवाना किया है, कहाँ से? कटरा रेलवे स्टेशन से, ठीक है, जो कि रियासी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, कटरा रेलवे स्टेशन से, ठीक है। तो इस यूनिक प्रोजेक्ट को किस नाम से जाना जाता है? कॉलेज ऑन व्हील्स, ठीक है, कॉलेज ऑन व्हील्स, विच एम्स टू एम्पावर अप्रॉक्सीमेटली 700 गर्ल स्टूडेंट्स फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ इन यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो 700 फीमेल स्टूडेंट्स, गर्ल स्टूडेंट्स को ये एम्पावर करेगा, क्या? कॉलेज ऑन व्हील्स, जिसका क्या नाम है? ज्ञानोदय एक्सप्रेस, ठीक है, ज्ञानोदय एक्सप्रेस, ठीक है, ज्ञानोदय एक्सप्रेस, ठीक है, ज्ञानोदय एक्सप्रेस। तो कैसे याद रखेंगे? जीके पढ़ना है ना, ज्ञान में क्या होता है? जीके पे आता है, ठीक है। जी से याद रखिएगा ज्ञानोदय, जी से याद रखिएगा ज्ञानोदय, और के से याद रखिएगा कश्मीर, कश्मीर याद रखिएगा, केरला कर्नाटका नहीं है, ठीक है, कश्मीर याद रखिएगा, ठीक है, कर्नाटका कश्मीर याद रखिएगा, ठीक है। या अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा तो याद रखिएगा ज्ञानोदय एक्सप्रेस जो है जैम हो गई है, ठीक है, ज्ञानोदय एक्सप्रेस क्या हो गई है? जैम हो गई है, ठीक है। जैम से याद रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। इसको हटा दीजिए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए। तो ये याद रखिएगा कि छोटी सी ट्रिक आपको बता रहे हैं, ज्ञानोदय एक्सप्रेस क्या हो गई साथियों? जैम हो गई, ठीक है, जैम हो गई। जैम से याद रखेंगे जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ज्ञानोदय एक्सप्रेस क्या हुई साथियों? जैम हो गई। जैम से क्या याद रखेंगे? जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ये छोटी सी ट्रिक थी, आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस ऑर्गेनाइजेशन या किस इंस्टीट्यूशन ने एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म अनवील किया है स्टार्टअप्स के लिए, ठीक है। स्टार्टअप्स के लिए जो है इंडिया फर्स्ट 1000 एक्टिव इंक्यूबेटर्स या स्टार्टअप्स के लिए एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म किस इंस्टीट्यूशन ने अनवील किया है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं IIT कानपुर, सेकेंड ऑप्शन है IIT मद्रास,
थर्ड ऑप्शन है IIT बॉम्बे और फोर्थ ऑप्शन है IIT गुवाहाटी। तो साथियों इसका सही आंसर है IIT मद्रास। ठीक है, IIT मद्रास के जो क्रेस्ट हैं, क्रेस्ट क्या है, ये सेंटर फॉर रिसर्च ऑन स्टार्टअप्स एंड रिस्क फाइनेंसिंग, ये क्रेस्ट जो है IIT का पार्ट है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है IIT का, IIT मद्रास का पार्ट है। तो उन्होंने स्टार्टअप की ये कोलैबोरेशन किया है स्टार्टअप YNOs के साथ, जो कि अनवील करेगा एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म फॉर इंडियाज 1000 एक्टिव इंक्यूबेटर्स। ठीक है, इंक्यूबेटर्स क्या होते हैं, जो सपोर्ट करते हैं स्टार्टअप्स को। ठीक है, तो उनके लिए एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म सेटअप किया गया है मद्रास द्वारा। ठीक है, IIT मद्रास द्वारा, ताकि अगर उनको कुछ भी फंड करना हो, फाइनेंस करना हो, तो उनको सारी इन्फॉर्मेशन रहे स्टार्टअप से रिलेटेड। ठीक है, जो 1000 एक्टिव इंक्यूबेटर्स है उनसे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो उनको मिलती रहे। ठीक है, तो इसके लिए IIT मद्रास ने जो है एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म सेटअप किया है। ठीक है, किसने किया है, IIT मद्रास ने। ध्यान दीजिएगा, IIT मद्रास ने ये काम किया है। ठीक है, अभी क्या है, इंडिया में 1000 एक्टिव इंक्यूबेटर्स है। ठीक है, और ये जो कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट हुआ है, ये किसके साथ हुआ है, तो YNOs के साथ हुआ है। ठीक है, YNOs। ठीक है, YNOs के साथ किसने किया है, IIT मद्रास ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। IIT मद्रास ने क्या किया है, ये क्या एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म अनवील किया है, किसके लिए, इंक्यूबेटर्स के लिए। ठीक है, एक्सक्लूसिव एक्टिव इंक्यूबेटर्स के लिए एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म किसने अनवील किया है, IIT मद्रास ने किया है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, who of the following is known as ex lady of United States, first ex lady of United States who passed away on, ये पास होगा, P है। ठीक है, पास अवे ऑन संडे एट एज ऑफ 96। ठीक है, तो इनको कौन सी वो एक्स फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हैं जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है। ठीक है, आपको बताना है। आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है साथियों केटी निक्सन, सेकेंड ऑप्शन है इवांका ट्रंप, थर्ड ऑप्शन है बेलिंड्रा बुश और फोर्थ ऑप्शन है रोजलिन कार्टर। तो इनमें से कौन सी पहली एक्स फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हैं जो कि अभी जिनका हाल ही में निधन हुआ है। फर्स्ट लेडी मतलब कौन होती हैं, जो कि प्रेसिडेंट की वाइफ होती हैं। ठीक है, जो भी प्रेसिडेंट की वाइफ होती है उनको फर्स्ट लेडी कहा जाता है। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, फर्स्ट लेडी कहा जाता है। तो साथियों इसका सही आंसर है रोजलिन कार्टर। ठीक है, रोजलिन कार्टर जो है, जो वाइफ है जिमी कार्टर की, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के, और इनको स्टील मैग्नोलिया के नाम से भी जाना जाता था। रोजलिन कार्टर को स्टील मैग्नोलिया के नाम से भी जाना जाता था। उनकी डेथ हुई है एट द एज ऑफ 96। तो ध्यान दीजिएगा, जिमी कार्टर की वाइफ है रोजलिन कार्टर, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ATP फाइनल्स किसने जीता है। ठीक है, ATP फाइनल्स किसने जीता है, जो कि हुआ था ट्यूरिन इटली में, आपको ये बताना है। ठीक है, ATP फाइनल्स किसने जीता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है साथियों, पहला ऑप्शन है विक्टर यंग, सेकंड ऑप्शन है राफेल नडाल, थर्ड ऑप्शन है नोवाक जोकोविक और फोर्थ ऑप्शन है साथियों जैनिक स्किनर। तो आप बताइए कि ATP जो है, ATP फाइनल्स जो अभी हाल ही में हुआ है ट्यूरिन में, वो किसने जीता है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन आपने देख लिए और आपको अब बताना है कि ये किसने जीता है। ठीक है, तो ATP क्या है आपको ये बता दें पहले, तो एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। ठीक है, तो ये किसने जीता है आपको ये बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर है नोवाक जोकोविक ने। ठीक है, नोवाक जोकोविक ने ये जीता है, किसको हरा के, तो जैनिक स्किनर को हरा के, ये जैनिक सिनर को हरा के ये जीता गया है। ठीक है, नोवाक जोकोविक ने जीता है जैनिक सिनर को हटा के। ठीक है, आप हमको बताइएगा नोवाक जोकोविक किस कंट्री को बिलोंग करते हैं और जैनिक सिनर किसको बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, कैसे याद रखेंगे, नो सिन फॉर ATP। ठीक है, फॉर ATP, नो सिन फॉर ATP। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे। नो से क्या याद रखेंगे, नो कौन जीता है, जो पहले आ रहा है वो जीता है। नो से क्या याद रखेंगे, नोवाक जोकोविक, देखिए NO है इसमें, नोवाक जोकोविक, और जिसको हराया वो कौन है, वो सिन है, सिनर। ठीक है, वो है सिनर। ठीक है, नो सिनर या नो सिन फॉर ATP। ठीक है, नो से कौन है, नोवाक जोकोविक जिसने जीता है, किसको हराया है, सिनर को हराया है, जैनिक स्किनर को। ठीक है, फॉर ATP। ठीक है, फॉर ATP। ATP क्या है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल से कहाँ हुआ था, तो ये इटली में हुआ था ATP फाइनल्स। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से देख लीजिए, नो सिन फॉर ATP। ठीक है, नो सिन फॉर ATP। ठीक है, ATP। ठीक है,
नो से क्या है, नोवाक जोकोविक, जिन्होंने ये फाइनल्स जीता है। किसको हरा के जीता है, तो सिनर को या जैनिक सिनर, और किस में जीता है, एटीपी में, एटीपी फाइनल्स में, ठीक है। कहाँ हुआ था, तो ये ट्यूरिन इटली में हुआ था, ठीक है, इटली में हुआ था, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं, हम लोग ने सारे डायमेंशन इसमें देख लिया, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए, किनमें से इनलैंड फिशरीज के लिए किस स्टेट को अवार्ड दिया गया है प्लेन एरियाज में, ठीक है। प्लेन एरियाज के किस स्टेट को इनलैंड फिशरीज का अवार्ड दिया गया है, बेस्ट स्टेट का अवार्ड दिया गया है फॉर इनलैंड फिशरीज, ठीक है। प्लेन एरियाज में किस स्टेट को बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है फॉर इनलैंड फिशरीज, ठीक है साथियों। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है राजस्थान, थर्ड ऑप्शन है तेलंगाना, और फोर्थ ऑप्शन है हरियाणा, ठीक है। इन चारों में से किसको बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है फॉर इनलैंड फिशरीज, तो साथियों इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश, ठीक है। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश जो है किसकी लीडरशिप में, जो कि योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट है, वहाँ पे उनको ये बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला है फॉर इनलैंड फिशरीज, ठीक है। इनलैंड फिशरीज का बेस्ट स्टेट का जो अवार्ड मिला है वो उत्तर प्रदेश को मिला है प्लेन एरियाज में, ठीक है। प्लेन एरियाज में ये उत्तर प्रदेश को अवार्ड मिला है। बाकी जैसे जैसे अवार्ड्स बताते आते जाएंगे पीआईबी में, हम इस चीज़ को इंक्लूड करते जाएंगे, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना आया, बेस्ट स्टेट अवार्ड फॉर इनलैंड फिशरीज इन प्लेन एरियाज, तो यूपी को मिला है, ठीक है। याद रखिएगा प्लेन एरियाज में किसको मिला है इनलैंड फिशरी का अवार्ड, तो यूपी को मिला है, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, लग्जमबर्ग का प्राइम मिनिस्टर कौन बनाया गया है, आपको ये बताना है। हु अज्यूम्स द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन लग्जमबर्ग। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है एडम कार्न हैंसन, सेकंड ऑप्शन है लूक फ्राइडन, थर्ड ऑप्शन है जेवियर बेटल, और फोर्थ ऑप्शन है जीन क्लॉड जंकर, ठीक है। इन चारों में से किसको प्राइम मिनिस्टर का जो है प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है लग्जमबर्ग का, तो साथियों सही आंसर है ल्यूक फ्राइडन को, ठीक है। ल्यूक फ्राइडन को क्या बनाया गया है, इन्होंने अज्यूम किया है रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इससे पहले कौन था, तो इससे पहले थे जेवियर बेटल, ठीक है। जेवियर बेटल इससे पहले थे, लेकिन आपको ये नहीं याद रखना है, आपको बस ये याद रखना है कि इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो ल्यूक फ्राइडन जो है इस समय के प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। इस समय के प्राइम मिनिस्टर है कौन, ल्यूक फ्राइडन, ठीक है। तो एलयू से लग्जमबर्ग हो गया और एलयू से ही ल्यूक फ्राइडन हो गया, ये तो बहुत इजी है, आराम से आप इसको मार्क कर देंगे अगर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो लग्जमबर्ग के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अब वो कौन है, तो वो एलयू से लग्जमबर्ग है, और एलयू से ही उनके प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो ल्यूक फ्राइडन, ठीक है साथियों, ल्यूक फ्राइडन, ठीक है। आप लग्जमबर्ग देख रहे हैं तो आप घर जाके या मतलब जहाँ भी हैं, ये वीडियो ख़त्म होने के बाद इसकी कैपिटल देखिएगा और इसकी करेंसी देख लीजिएगा और एक जगह लिख लीजिएगा, ठीक है। ताकि इससे क्या होगा, आपके पास ये कलेक्शन बनता जाएगा। कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ लिया जाता है करेंसी मिलाने में, मैच द फॉलोइंग में करेंसी पूछ लिया जाता है या कैपिटल पूछ लिया जाता है, तो आप जाके अब देखिएगा वीडियो खत्म होने के बाद लग्जमबर्ग की कैपिटल सिटी देखिएगा और करेंसी देखिएगा, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टनर्स विद आर माधवन एज देयर वॉइस ऑफ कस्टमर, ठीक है। तो आर माधवन को वॉइस ऑफ कस्टमर किसने बनाया है आपको बताना है, ठीक है। किस कंपनी ने, किस इंस्टीट्यूशन ने बनाया है आर माधवन को एज वॉइस ऑफ कस्टमर। साथियों आपके ऑप्शन हैं इनक्रेड, सेकेंड ऑप्शन है जेप्टो, थर्ड ऑप्शन है जैक पे, और फोर्थ ऑप्शन है एको, ठीक है। तो साथियों इसका सही आंसर है एको, ठीक है, ACKO, ठीक है। ACKO ने क्या किया है, आर माधवन साहब को वॉइस ऑफ कस्टमर पे पार्टनरशिप की है, वॉइस ऑफ कस्टमर के लिए पार्टनरशिप की है, तो किसने की है, एको ने की है, किसके साथ की है, आर माधवन के साथ की है, ठीक है। आर माधवन के साथ ये पार्टनरशिप की गई है, ठीक है। इनक्रेड और जेप्टो साथियों याद आ रहा है कुछ, कल ही हम लोग ने पढ़ा था कि इनक्रेड जो है ये सेकेंड यूनिकॉर्न बना है 2023 का, ठीक है। सेकेंड यूनिकॉर्न बना है 2023 का, और फर्स्ट यूनिकॉर्न 2023 का कौन था, जेप्टो था, ठीक है। फर्स्ट यूनिकॉर्न 2023 का इंडिया में कौन था, जेप्टो था, और सेकेंड कौन था, इनक्रेड था। तो ये दोनों चीज़ें हम लोग ने कल वाले करंट अफेयर्स में देखी थी, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। और टोटल यूनिकॉर्न्स कितनी है अभी हम लोग ने देखा था, तो 72 यूनिकॉर्न्स है इंडिया में, ठीक है। ये अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हु विल होस्ट एनुअल यूएन फोरम 2023 इन न्यू दिल्ली। तो एनुअल यूएन का जो फोरम है 2023 का, वो कौन होस्ट करेगा, कौन सा इंस्टीट्यूशन होस्ट करेगा न्यू दिल्ली में, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है साथियों, पहला ऑप्शन है यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसको USI भी कहते हैं, सेकेंड ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस,
थर्ड ऑप्शन है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF, और फोर्थ ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ लीगल अफेयर्स। तो साथियों इन चारों में से कौन होस्ट करेगा एनुअल UN फोरम 2023 न्यू दिल्ली में? तो साथियों इसका सही आंसर है यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसकी थीम क्या होगी? इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड पीस कीपिंग, ठीक है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड पीस कीपिंग। तो कैसे याद रखेंगे? देखिए यू से ही UN फोरम है, यू से ही, तो जो इंस्टीट्यूशन होस्ट करेगा वो भी यू से होगा, मतलब यू से यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो यूनाइटेड, देखिए पहला नाम ही यूनाइटेड नेशंस में यूनाइटेड ही पहला है, तो जो होस्ट करेगा उसके नाम में भी पहले यूनाइटेड होगा, तो यूनाइटेड होगा इसमें भी। तो इसका क्या नाम है? यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। बहुत छोटा सा हैक है और बहुत ही ईजी हैक है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस फोरम किसने होस्ट किया है? यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने, ठीक है। और इसकी थीम क्या होगी? इसकी थीम होगी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड पीस कीपिंग, ठीक है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड पीस कीपिंग, ठीक है साथियों। आशा करते हैं ये वाला हैक समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन एग्रीमेंट इज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन एग्रीमेंट जो है वो किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेकेंड ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, थर्ड ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, और फोर्थ ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन एग्रीमेंट जो है किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, आपको ये बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है। तो WHO और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक साइन किया है, एक ट्रेडिशनल एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन पैक्ट साइन किया गया है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन एग्रीमेंट, ठीक है, प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन एग्रीमेंट, ठीक है। इसमें क्या है? ट्रेडिशनल मेडिसिन को सपोर्ट किया जाएगा, और इसमें जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन सपोर्ट कौन करेगा? WHO सपोर्ट करेगा, ठीक है। पहला फेज कब से शुरू होगा? तो 2023 से 2028 तक पहला फेज शुरू किया जाएगा, ठीक है। 2023 से 2028 तक पहला फेज मतलब इनिशिएट किया जाएगा प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन एग्रीमेंट का। तो ध्यान दीजिएगा, प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है? WHO और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से रिलेटेड है, ठीक है। WHO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो जिनीवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। तो ये कब से कब तक होगा? 2023 से 2028 तक ये पहला फेज जो है इसका कंप्लीट होगा, ठीक है। पहला फेज कब से कब तक होगा? 2023 से 2028 तक, ठीक है। तो प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन एग्रीमेंट साथियों किससे किससे रिलेटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष प्लस WHO, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जानते हैं आप ट्रेडिशनल मेडिसिन को सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है, ठीक है साथियों। और इसका जो प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन एग्रीमेंट है इसके अंतर्गत भी क्या है? ट्रेडिशनल जो मेडिसिन है उनको कॉम्प्लीमेंट किया जाएगा आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक या एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम के साथ, ठीक है साथियों। तो ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन एग्रीमेंट किसका किसका है? WHO का है और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का है, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हु इज द इंटरिम CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ओन्ड ओपन AI, ठीक है। तो ओपन AI जो भी हम लोग ने देखा है काफ़ी गहमा गहमी मची है इसमें, तो आपको बताना है इंटरिम CEO किसको बनाया गया है? माइक्रोसॉफ्ट ओन्ड ओपन AI का, ठीक है। आपके ऑप्शन है साथियों, सत्या नडेला साहब को, सेकेंड ऑप्शन है एमिट शेयर को, थर्ड ऑप्शन है मीरा मुराती को, और फोर्थ ऑप्शन है सैम ऑल्टमैन को, ठीक है। तो किसको इंटरिम CEO बनाया गया है माइक्रोसॉफ्ट ओन्ड ओपन AI का, ठीक है। तो इसका सही आंसर है एमिट शेयर को, ठीक है। एमिट शेयर को क्या बनाया गया है? CEO बनाया गया है, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं थोड़ी सी टाइमलाइन। सबसे पहले क्या हुआ? सैम ऑल्टमैन जी को क्या किया गया? सैक कर दिया गया, ठीक है, सैक कर दिया गया। ये थे CEO थे ओपन AI के, ठीक है, ओपन AI की यही CEO थे। उसके बाद क्या हुआ? इनकी जगह पे मीरा मुराती को बनाया गया, ठीक है, ये 1-2 दिन रही, उसके बाद एमिट शेयर को बना दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरी टाइमलाइन थी, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ था कि माइक्रोसॉफ्ट ओपन AI में सबसे पहले क्या था? ये जो थे सैम ऑल्टमैन साहब, इनको आउट कर दिया गया था, ठीक है, ही वॉज आउटस्टेड बाय बोर्ड। उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने मीरा मुराती को बना दिया था, ठीक है, मीरा मुराती जी को बना दिया गया था। मुराती बिकेम इंटरिम CEO ऑफ ओपन AI आफ्टर सैम ऑल्टमैन, ठीक है। सैम ऑल्टमैन के बाद CEO बनी मीरा मुराती, और मीरा मुराती के बाद कौन बना है? एमिट शेयर, ठीक है, एमिट शेयर, ठीक है, एमिट शेयर, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? ओपन है, जो ओपन होगा तो आप आराम से सुन लेंगे, हियर कर लेंगे, तो हियर, ठीक है, याद रखिएगा, ओपन है तो हियर होगा, आराम से सुन लेंगे। कुछ चीज़ ओपन में होगी तो आप आराम से सुन पाएंगे ना, तो हियर याद रखिएगा, ठीक है। हियर से याद रखिएगा शेयर, ठीक है, हियर से क्या याद रखेंगे? शेयर, ठीक है, हियर से क्या याद रखेंगे? हियर शेयर, ठीक है। तो ओपन से क्या याद रखेंगे? ओपन AI, हियर से क्या याद रखेंगे? एमिट शेयर, ठीक है। ये छोटी सी ट्रिक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। हो सकता है कल 1-2 दिन में और बदलाव हो जाए इंटरिम CEO में, तब हम लोग नई चीज़ें पढ़ेंगे।
अभी के लिए यही याद रखिए कि ओपन एआई के जो सीईओ बनाए गए हैं वो किसको बनाए गए हैं, हियर को, हियर मतलब एमेट शेयर, ठीक है, एमेट शेयर, ठीक है। देखिए इनके नाम में HEAR है, तो हम लोग ऐसे टिक कर लेंगे, हम लोग ऐसे हैक बना के इसको कनेक्ट करके अपना काम बना लेंगे, ठीक है। तो ओपन से क्या याद रखेंगे, ओपन एआई सीईओ कौन बनाए, हियर, तो एमेट शेयर, ठीक है, एमेट शेयर, ठीक है, एमेट शेयर, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड प्री मैच्योरिटी डे, ठीक है। वर्ल्ड प्री मैच्योरिटी डे की थीम क्या है आपको ये बताना है, ठीक है। आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है स्मॉल एक्शंस बिग इम्पैक्ट, इमीडिएट स्किन टू स्किन केयर फॉर एवरी बेबी एवरीवेयर। सेकेंड ऑप्शन है वर्किंग टुगेदर पार्टनरिंग विद फैमिलीज इन द केयर ऑफ स्मॉल एंड सिक न्यूबॉर्न्स। सेकेंड ऑप्शन है प्री टर्म बर्थ एक्शंस फॉर नाउ एंड द फ्यूचर। और फोर्थ ऑप्शन है टुगेदर फॉर बेबीज बॉर्न टू सून केयरिंग फॉर द फ्यूचर। तो साथियों इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन, स्मॉल एक्शंस बिग इम्पैक्ट, इमीडिएट स्किन टू स्किन फॉर एवरी बेबी एवरीवेयर, ठीक है। तो वर्ल्ड प्री मैच्योरिटी डे का यही थीम है, आपको याद रखना है। आपको ये नहीं याद रखना है कि कब सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, बहुत ढेर सारे डेज होंगे, बहुत कन्फ्यूजन होगा। इससे अच्छा है थीम याद कर लें, जो कि आसानी से दिमाग में बैठ जाएगी और एक्यूरेसी भी इससे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो याद रखिएगा वर्ल्ड प्री मैच्योरिटी डे की थीम क्या है, स्मॉल एक्शंस बिग इम्पैक्ट, इमीडिएट स्किन टू स्किन केयर फॉर एवरी बेबी एवरीवेयर, ठीक है। इसको स्किन टू स्किन केयर फॉर एवरी बेबी एवरीवेयर, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स, ठीक है। तो थीम क्या है वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स की। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है वर्किंग टुगेदर, सेकेंड ऑप्शन है स्मॉल एंड माइटी, थर्ड ऑप्शन है जस्टिस, और फोर्थ ऑप्शन है लेट देम लिव रिड्यूसिंग एक्सीडेंट्स, ठीक है। इन चारों में से कौन सी थीम है वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स की, आपको ये बताना है। तो साथियों हम लोग ने यहाँ पे ऑप्शन देखे और इसका सही आंसर है जस्टिस, ठीक है। थर्ड ऑप्शन जो है जस्टिस, इसका सही आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए थीम फॉर WDOR फॉर मतलब वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स इज जस्टिस विद स्लोगन रिमेंबर सपोर्ट एक्ट, ठीक है। तो ये याद रखिएगा जस्टिस विद स्लोगन रिमेंबर सपोर्ट एक्ट, किसके लिए, रोड ट्रैफिक विक्टिम्स के लिए, ठीक है। तो रोड ट्रैफिक विक्टिम्स के लिए जस्टिस चाहिए, उनको याद किया जाना चाहिए, जो भी उनको इसके विक्टिम रहे उनको सपोर्ट करना चाहिए और एक्ट करना चाहिए कि रोड ट्रैफिक जो एक्सीडेंट्स है, जो विक्टिम्स हैं वो कम हो, रोड जो एक्सीडेंट्स है उनको कम किया जाए, ताकि इसमें क्या है जो भी विक्टिम्स है उनकी जो संख्या है वो कम हो पाए, इसलिए एक्ट किया जाना चाहिए, ठीक है। उनको जस्टिस मिलना चाहिए, उनको याद किया जाना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए और आगे कोई विक्टिम ना हो इसके लिए एक्ट किया जाना चाहिए। यही इस बार की थीम है विद स्लोगन रिमेंबर सपोर्ट एक्ट, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल मेंस डे, ठीक है। इंटरनेशनल मेंस डे की थीम क्या है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है मेन इट्स गुड टू टॉक, सेकेंड ऑप्शन है मेकिंग अ डिफरेंस फॉर मेन एंड बॉयज़, थर्ड ऑप्शन है सेलिब्रेटिंग द मेन इन आवर लाइफ्स, और फोर्थ ऑप्शन है जीरो मेल सुसाइड, ठीक है। ये चार ऑप्शन है, आपको ये बताना है इनमें से इंटरनेशनल मेंस डे की थीम क्या है। तो साथियों इसका सही आंसर है जीरो मेल सुसाइड, ठीक है, जीरो मेल सुसाइड, ठीक है। तो याद रखना है जो इंटरनेशनल मेंस डे की थीम है वो क्या है, जीरो मेल सुसाइड, ठीक है। कोई भी मेल सुसाइड ना करे, ठीक है। कोई भी मेल क्या, कोई भी सुसाइड ना करे, चाहे मेल हो, फीमेल हो, ओल्ड हो, मतलब यंग हो, चाइल्ड हो, कोई भी ये सुसाइड ना करे, ठीक है। तो याद रखिएगा जीरो मेल सुसाइड किसकी थीम है, तो इंटरनेशनल मेंस डे की ये थीम है, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एस वेंकटा रमनन साहब पास्ड अवे एट 92, हु वाज ही, ठीक है। तो एस वेंकटा रमनन साहब जो है 92 की एज में पास अवे हो गए हैं, उनकी डेथ हो गई है। तो आपको बताना है वो किस फील्ड से एसोसिएटेड थे, ठीक है। तो साथियों आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है वो UN एम्बेसडर थे, सेकेंड ऑप्शन है फॉरेन सेक्रेटरी थे, थर्ड ऑप्शन है फाइनेंस मिनिस्टर थे, और फोर्थ ऑप्शन है RBI गवर्नर थे। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये RBI गवर्नर थे, और जब इंडिया ट्रांजिट किया था LPG एरा में तब ये गवर्नर थे, ठीक है। LPG एरा में 1990 से 1992 तक ये गवर्नर थे, ठीक है। एस वेंकटा रमनन साहब, ठीक है। एस वेंकटा रमनन साहब जो थे वो RBI के गवर्नर थे, 1990 में बने थे, ठीक है। तो इन्होंने ही पूरा देखा था जब सीवियर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुई थी 91 में,
ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एस वेंकटा रमनन साहब कौन थे, तो गवर्नर थे आरबीआई के। कब थे, 1990s में थे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कब थे, तो ये आरबीआई गवर्नर थे। ठीक है, यूएन से हम क्या याद रखेंगे, अभी हम लोग ने पढ़ा था कि यूएन फोरम कौन होस्ट करेगा, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन। ठीक है, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हु बिकम्स द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जेवियर मिली जो है, जेवियर मिली वो अर्जेंटीना के नए प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो अर्जेंटीना के जेवियर मिली। ठीक है, जेवियर मिली। इससे पहले कौन थे, अल्बर्टो फर्नांडिस थे। ठीक है, याद रखिएगा, अल्बर्टो फर्नांडिस इससे पहले थे जेवियर मिली से। ठीक है, तो इसके लिए कैसे याद रखेंगे, टीना मिली। ठीक है, टीना मिली। ठीक है, टीना मिली। ठीक है, टीना से क्या है, अर्जेंटीना, मिली से क्या है, जेवियर मिली। इनके लास्ट में मिली है ना, मिली। ठीक है, तो याद रखिएगा टीना मिली। टीना कौन है, टीना कोई भी हो सकती है, आप बस दिमाग में रखिएगा। टीना से क्या है, अर्जेंटीना, और ये क्या है हुआ, तो मिली, तो जेवियर मिली, तो ये प्रेसिडेंट बने हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि लग्जमबर्ग के कौन बने हैं, एलयू से, तो वो भी थे लूक फर्डिनेंट, ऐसे करके कुछ नाम था, लू फ्राइडन, हाँ लू फ्राइडन नाम था, वो भी लग्जमबर्ग के बने थे। तो एलयू से लग्जमबर्ग था और एलयू से ही लूक फ्राइडन थे। यहाँ पे क्या है, टीना मिली। ठीक है, टीना से क्या है, अर्जेंटीना, मिली से क्या है, जेवियर मिली। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। और साथियों याद रखना है आपको क्या करना है इस वीडियो के बाद, तो इस वीडियो के बाद आपको अर्जेंटीना की कैपिटल देखनी है और यहाँ की करेंसी देखनी है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नए डायरेक्टर कौन बने हैं स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के। ठीक है, एसपीजी के नए डायरेक्टर कौन बने हैं, आपको ये बताना है। हु हैज़ बीन नेम्ड द न्यू डायरेक्टर फॉर एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है आलोक शर्मा जी, सेकंड ऑप्शन है अरुण कुमार सिन्हा जी, फोर्थ ऑप्शन है पीके सिंह जी, और लास्ट ऑप्शन है दामोदर राय जी। ठीक है, इनमें से कौन बने हैं नए डायरेक्टर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के, तो साथियों इसका सही आंसर है आलोक शर्मा जी। ठीक है, और आलोक शर्मा से पहले कौन थे, अरुण कुमार सिन्हा जी थे। ठीक है, तो आलोक शर्मा जो है सीनियर इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर हैं, जिनको स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का जो है डायरेक्टर बनाया गया है आफ्टर who will be taking over from late एसपीजी चीफ अरुण कुमार सिन्हा। ठीक है, अरुण कुमार सिन्हा साहब के बाद आलोक शर्मा को जो है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में डायरेक्टर बनाया गया है। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे इसको, स्पेशल प्रोटेक्शन किसको मिलनी चाहिए, ऑल को मिलनी चाहिए। ठीक है, ऑल को। ठीक है, ऑल को। ठीक है, ऑल से याद रखिएगा बस एल से कौन है, एल यहाँ पे है ना, ऑल को मिलना चाहिए। आलोक शर्मा जी को डायरेक्टर बनाया गया है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का। ठीक है, तो स्पेशल प्रोटेक्शन किसको मिलनी चाहिए, आप ऐसे याद रखेंगे, तो ऑल को रखेंगे ना, ऑल से आलोक। ठीक है, ऑल से आलोक शर्मा साहब। ठीक है, स्पेशल प्रोटेक्शन किसको मिलनी चाहिए, स्पेशल प्रोटेक्शन किसको मिलनी चाहिए, ऑल को मिलनी चाहिए। तो एल याद रखिएगा, एल से क्या है, आलोक शर्मा साहब। ठीक है, आलोक शर्मा साहब नए डायरेक्टर बने हैं एसपीजी के। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं जेके फुलर, सेकंड ऑप्शन है दीपक गुप्ता, थर्ड ऑप्शन है अशोक वासवानी, और फोर्थ ऑप्शन है साथियों प्रवीण नारायण। ठीक है, इन चारों में से किसको बनाया गया है एमडी और सीईओ कोटक महिंद्रा बैंक का। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक का एमडी और सीईओ किसको बनाया गया, आपको ये बताना है। अभी हम लोग ने एसबीआई के लिए देखा था, तो एसबीआई में जो एमडी बने थे वो विन कर गए थे ना, वो विन कर गए थे। तो विन से क्या था, VIN, विन से था विनय टोन साहब जो है एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे। अब आपको यहाँ बताना है कि यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक है, तो यहाँ पे कौन एमडी और सीईओ है, तो याद रखिएगा अशोक वासवानी जो है उनको एमडी और सीईओ बनाया गया। ठीक है, अशोक वासवानी साहब को। ठीक है, इससे पहले कौन थे, इससे पहले थे दीपक गुप्ता साहब। ठीक है, इससे पहले कौन थे, दीपक गुप्ता साहब। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे, एक छोटी सी ट्रिक बना है। तो महीन वाणी है जिसकी महीन वाणी होगी। ठीक है, वाणी से याद रखिएगा वासवाणी। ठीक है, वासवाणी, और महीन से याद रखिएगा महिंद्रा बैंक मतलब कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, महीन जिसकी वाणी होगी उसी को एमडी सीईओ बनाया जाएगा। ठीक है, महिंद्रा में। ठीक है, महीन से क्या याद रखेंगे, महीन से याद रखेंगे महिंद्रा, और वाणी से क्या याद रखेंगे अशोक वासवानी साहब। ठीक है, एमडी और सीईओ बनाया गया है। ठीक है, एमडी और सीईओ बनाया गया है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी, यानी ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नेचुरल नेचुरोपैथी डे की थीम क्या है, आपको ये बताना है। ठीक है, नेशनल नेचुरोपैथी डे की थीम क्या है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है नेचुरल हीलिंग रीडिस्कवरिंग ट्रेडिशनल रेमेडीज, सेकेंड ऑप्शन है बैलेंसिंग हेल्थ इंटीग्रेटिंग नेचुरोपैथी इनटू मॉडर्न लाइफस्टाइल्स, थर्ड ऑप्शन है एम्पावरिंग सेल्फ हीलिंग थ्रू विमेन थ्रू नेचर्स विजडम, और फोर्थ ऑप्शन है नेचुरोपैथी फॉर होलिस्टिक हेल्थ। तो आपको बताना है इनमें से चार में से कौन सी थीम है नेशनल नेचुरोपैथी डे 2023 की। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, नेचुरोपैथी फॉर होलिस्टिक हेल्थ। ठीक है, तो नेशनल नेचुरोपैथी डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 18 नवंबर को, और इस बार की थीम है नेचुरोपैथी फॉर होलिस्टिक हेल्थ। ठीक है, नेचुरोपैथी फॉर होलिस्टिक हेल्थ। ठीक है, नेचुरोपैथी फॉर होलिस्टिक हेल्थ। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, फिर से थीम रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अवेयरनेस वीक के बारे में बताना है, इसकी थीम क्या है। ठीक है, वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अवेयरनेस वीक। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है सीकिंग एडवाइस फ्रॉम क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिफोर टेकिंग एंटीबायोटिक्स, सेकेंड ऑप्शन है एंटीबायोटिक्स हैंडल विद केयर, थर्ड ऑप्शन है यूनाइटेड टू प्रिजर्व एंटी माइक्रोबियल्स, और फोर्थ ऑप्शन है प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस टुगेदर। ठीक है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अवेयरनेस वीक के लिए, क्या थीम है उसकी, आपको ये बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर है प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस टुगेदर। ठीक है, प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस टुगेदर थीम है इस बार की वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अवेयरनेस वीक की। ठीक है, जो कि 18 नवंबर से 24 नवंबर तक सेलिब्रेट किया जाएगा, और थीम क्या होगी, प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस टुगेदर। ठीक है, इन टुगेदर। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों मिथिली से रिलेटेड। तो साइक्लोन मिथिली जो है अभी बांग्लादेश कोस्ट पे पहुंच गया है। तो आपको बताना है ये साइक्लोन का नाम किसने दिया है, मिथिली। ठीक है, मिथिली का नाम किसने दिया है, किस कंट्री ने रखा है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है इंडोनेशिया, सेकेंड ऑप्शन है म्यांमार, थर्ड ऑप्शन है श्रीलंका, और फोर्थ ऑप्शन है मालदीव्स। ठीक है, तो बताना है आपको साइक्लोन मिथिली जो है वो किसने नाम रखा है। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है मालदीव्स। ठीक है, मालदीव्स ने ये नाम रखा है क्या, मिथिली। ठीक है, जो कि बांग्लादेश कोस्ट पे पहुंच गया है। ठीक है, तो एम से ही मालदीव्स और एम से ही मिथिली। ठीक है, एम से ही मालदीव्स और एम से ही मिथिली। अभी हम लोगों ने थोड़े दिन पहले देखा था मालदीव्स में नए प्रेसिडेंट साहब आए हैं, तो वो कौन है, उनका नाम भी दोनों एम से है। ठीक है, एम से मोहम्मद म्यूजू। ठीक है, मोहम्मद म्यूजू। ठीक है, मोहम्मद म्यूजू, ये हम लोग ने अपने थोड़े दिन पहले ही करंट अफेयर्स में देखा था ट्रिक के माध्यम से, कि मालदीव के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं वो भी दोनों, उनका इनिशियल नेम भी एम से है और सर नेम भी एम से है, तो मोहम्मद म्यूजू। ठीक है, मोहम्मद म्यूजू मालदीव्स के प्रेसिडेंट बने हैं। और मालदीव्स ने क्या किया है, मिथिली नाम दिया है साइक्लोन को। ठीक है, मिथिली नाम किसने दिया है, साइक्लोन को, तो मालदीव्स ने दिया है। ठीक है, डायरेक्ट सा था, इसमें ज़्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। तो साथियों यहाँ पे कुछ वर्ल्ड कप से रिलेटेड चीज़ें हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली हम लोग हार गए हैं, इंडिया को हरा दिया है ऑस्ट्रेलिया ने। कोई बात नहीं साथियों, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था थ्रू आउट हमारे प्लेयर्स ने, तो हार जीत तो लगी रहती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आ जाता तो बहुत अच्छा लगता, पर फिर भी हमारे खिलाड़ियों ने, हमारे प्लेयर्स ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया था। ठीक है, इससे बेहतरीन टीम शायद ही अब कभी हो, पर जो बॉलिंग यूनिट थी हमारी, जो बैटर्स थे हमारे, विराट कोहली साहब, रोहित शर्मा साहब, श्रेयस अय्यर, ये सब इतने बेहतरीन, के राहुल, इतने बेहतरीन बैटर्स थे। ठीक है, तो अब जो होना था वो तो हो गया, अब उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, पर एक अच्छा मैच देखने को मिला, एक अच्छा टूर्नामेंट देखने को मिला। ठीक है, इसमें कई रिकॉर्ड भी बने, तो हम लोग देखते हैं अब चीज़ें कंक्लूड हो गई हैं, तो देखते हैं किसको क्या अवार्ड मिला है। तो प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट का अवार्ड किसको मिला है, किसको ही मिलेगा, विराट कोहली साहब को मिला है। ठीक है, विराट कोहली साहब को मिला है। कोहली साहब ने 11 इनिंग्स में 765 रन बनाए। ठीक है, 765 रन बनाए हैं, और इनका हाई स्कोर था 117, एवरेज था 5.62 और स्ट्राइक रेट था 90.31। ठीक है, लास्ट मैच आप लोगों ने देखा ही होगा, तो प्लेयर ऑफ द मैच थे ट्रेविस हेड, जिन्होंने शायद 137 रन बनाए थे। हाईएस्ट रन स्कोरर हम लोग ने देखा विराट कोहली साहब 765 रन, और हाईएस्ट विकेट टेकर जो थे मोहम्मद शमी साहब। देखिए, इसको कहते हैं कम बैक। ठीक है, इन्हें कहते हैं स्ट्रगल और इसे कहते हैं कम बैक। इन्हें शुरुआत में खिलाया नहीं गया, और जब ये खिलाया गया तो इन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लेके एक इतिहास रच दिया। ठीक है, 24 विकेट, सबसे ज़्यादा विकेट जो
लिए हैं वो मोहम्मद शमी ने लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं देख लेते हैं। तो हाईएस्ट स्ट्राइक रेट जो है वो हाईएस्ट जो स्कोर है वो इंडिविजुअल स्कोर है वो मैक्सवेल का है, ग्लेन मैक्सवेल का। उन्होंने 201 रन बनाए थे और इन्हीं का सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट भी था, 150 का स्ट्राइक रेट था। ठीक है, सबसे ज़्यादा 100 किसने मारे हैं? क्विंटन डिकॉक ने, ये साउथ अफ्रीका से आते हैं, इन्होंने 4 100 मारे हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा सिक्सेस रोहित शर्मा ने मारे 31। अभी हम लोग ने देखा था, ये थोड़े दिन पहले ही ये देखा था कि ये जो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था सबसे ज़्यादा सिक्सेस मारने का, न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया था, है ना, सबसे ज़्यादा सिक्सेस मारने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने देख लिया कोहली ने सबसे ज़्यादा रन बनाए। हाईएस्ट रन गेटर कौन थे? तो मैक्सवेल थे 201। स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा भी ग्लेन मैक्सवेल का है 150 का। अभी हम लोग ने देखा कि हाईएस्ट विकेट टेकर कौन थे? तो मोहम्मद शमी थे, जिन्होंने 7 इनिंग्स में 24 विकेट लिए। ठीक है, 7 इनिंग्स में 24 विकेट लिए। तो बेस्ट बॉलिंग भी इन्हीं की थी, 7 विकेट्स देके 57 रन देके 7 विकेट्स अगेंस्ट न्यूजीलैंड। ठीक है, मोस्ट 5 फोर्स। ठीक है, तो इन्होंने सबसे ज़्यादा बार 5 विकेट वाले लिए हैं, तो 3 बार लिए थे। ठीक है, बेस्ट इकॉनमी रेट किसका है? तो जसप्रीत बुमराह का है 4.06। और सबसे ज़्यादा मेडन ओवर्स भी बुमराह ने फेंके थे, 9 मेडन ओवर्स फेंके थे वर्ल्ड कप में। ठीक है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हम लोग ने देख लिया, विराट कोहली साहब। ठीक है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और हाई स्कोर दोनों ही इनको मिला है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग ने कवर कर ली है। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ और फैक्ट्स वर्ल्ड कप के बारे में आगे। तो साथियों ये 13 एडिशन खेला गया था आईसीसी मैन क्रिकेट वर्ल्ड कप का। ठीक है, आईसीसी मैन वर्ल्ड कप का ये 13 क्रिकेट था, 13 एडिशन था, जो कि 1975 और 1979 के बाद पहली बार कोई कंट्री एक्सक्लूसिवली होल्ड कर रही है, होस्ट कर रही है, मतलब सिर्फ एक ही कंट्री में खेला जा रहा है। वरना जनरली क्या होता है, आसपास ही कंट्री में भी खेला जाता है। ठीक है, इसमें क्या था, कितने मैचेस हुए हैं? तो 48 मैचेस हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 48 मैचेस हुए हैं, 10 टीम्स थी। ठीक है, 48 मैचेस 10 टीम्स थी। फाइनल आप जानते ही हैं कहाँ हुआ था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में हुआ था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा बार जीत गई है, 6 बार जीत गई है इंक्लूडिंग 2023। दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया जिसने 2 बार वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है 6 बार, और दूसरी बार किसने, दूसरे नंबर पे कौन है? इंडिया है, जिसने सिर्फ 2 बार जीता है। ठीक है, वेस्ट इंडीज़ जो कंट्री है वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाई थी। पहली बार ऐसा हुआ है 48 ईयर की हिस्ट्री में कि जो वेस्ट इंडीज़ है वो क्वालिफाई नहीं कर पाई थी इवेंट के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कौन सी टीम नहीं क्वालिफाई कर पाई थी, तो वेस्ट इंडीज़ नहीं क्वालिफाई कर पाई थी। ठीक है, और कौन कौन खेले थे? तो नीदरलैंड खेली थी, और जो एक्स्ट्रा टीम थी नीदरलैंड और अफगानिस्तान। ठीक है, इसके बाद थी बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया। ठीक है, हो गए 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक कौन बच गया साथियों? नीदरलैंड हो गया, अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गए, साउथ अफ्रीका हो गया, पाकिस्तान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इंडिया हो गया। ठीक है साथियों, हम यहाँ पे हमको याद नहीं आ रहा है कौन सी टीम है, आप देख लीजिएगा। तो क्योंकि 10 टीम्स खेली थी इसमें, ध्यान दीजिएगा कौन सी 10 टीम्स थी, एक बार देख लीजिएगा। और हाँ, एक इंग्लैंड, लास्ट में एक इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड। ठीक है, वेस्ट इंडीज़ नहीं खेली थी। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे हमारा ये सेशन समाप्त होता है। थोड़ा लंबा सेशन है क्योंकि बहुत सारी ट्रिक्स बतानी थी, जिसके वजह से ये वीडियो लंबा हो गया। थोड़ा पेशेंस से देखिएगा, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, और कई चीज़ें तो ऐसी हैं जो जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है एग्ज़ाम में पूछे जाने की। ठीक है साथियों, अब हम लोग कल मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।